ओके सो वी आर लाइव। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो में। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं AWS के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो बहुत सारे लोग के लिए एडवांस भी हो सकता है, पर आप लोग के लिए सब कुछ इजी है क्योंकि आप लोग इससे पहले भी कल के सेशन में AWS आपने पढ़ा था। आप लोगों ने देखा था कि AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड डेटा सेंटर्स रखे रखे हुए हैं, और उन डेटा सेंटर्स में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट रहता है रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स का। अवेलेबिलिटी जोन को एजेड भी बोलते हैं या फिर एजी बोलते हैं। ओके, एक रीजन में मिनिमम कितने अवेलेबिलिटी जोन होने चाहिए मुझे जरा चैट में बता दो, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप आ, सब उठे हुए हो। मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, करेक्ट। ये हम लोगों ने देखा कि मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। और उसी अवेलेबिलिटी जोन को, उसी रीजन को बेसिकली हम लोगों ने वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। इंटरनेट पूरा एज अ नेटवर्क होता है, हमने उस चीज को वर्चुअली डिवाइड कर दिया है। उसको बोला है बेसिकली VPC। और वो बड़े नेटवर्क के अंदर छोटे छोटे सबनेट्स होते हैं। ओके, सबनेट्स होते हैं जिनको अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखा जाता है। सो बेसिकली एक सबनेट एक अवेलेबिलिटी जोन भी बोल सकते हो। तो इन ऑर्डर टू हैव अ 3 tier एप्लीकेशन, जहां पे आपका UI अलग चल रहा है, बैकएंड अलग चल रहा है, डेटाबेस अलग चल रहा है, आपको ये सबनेट्स वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक VPC कैसे क्रिएट होता है, उसमें क्या क्या चीजें अटैच होती है, सिक्योरिटी ग्रुप्स कैसे अटैच होते हैं, हर चीज देखी थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि EC2 ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं होता है, बहुत ही पावरफुल सर्विस है जो बेसिकली आपको ऑटो स्केलिंग में हेल्प करती है, आपको टेम्पलेट, लॉन्च टेम्पलेट बना के देती है। लेट्स से मुझे लॉन्च टेम्पलेट लिख दिया तो नेक्स्ट टाइम मुझे SSH करके चीजें इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। लॉन्च टेम्पलेट में लिख दो और उस लॉन्च टेम्पलेट को यूज करके आप कितने भी इंस्टेंसेस बना सकते हो। तो दिस इज बेसिकली EC2। आज हम लोग थोड़े और सर्विसेज के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने पहली सर्विस पे, जो आज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या हो गया इसको। तो जैसे मैंने बताया AWS में बहुत सारी सर्विसेज है, मोर देन 200 सर्विसेज। मतलब आप ही सोचो 200 से ज्यादा सर्विसेज आपको मैनेज करनी है। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए नहीं है वो, मतलब वो उस चीज के लिए क्लाउड इंजीनियर लगता है। तो आई टेल यू अ स्मॉल डिफरेंस कि व्हाट इज अ क्लाउड इंजीनियर, व्हाट इज अ डेवऑप्स इंजीनियर, सब कुछ मैं बताऊंगा। इससे पहले देख लेते लोड क्यों नहीं हो रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट, सम इंटरनेट इशू आई थिंक। ओह यार, क्या हो रहा है इसको। आई थिंक फिग्मा इज facing some kind of issues. Authentication. Okay, now it's loading. Okay, done. तो बेसिकली कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एक डेवऑप्स इंजीनियर को कितना सारा क्लाउड आना चाहिए, कितना क्लाउड आना चाहिए, कितना AWS, कितना अज्योर, क्या क्या चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले समझो कि डेवऑप्स का काम क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर का काम क्या है। उस हिसाब से आप खुद ही आंसर दोगे कि उसको कितना क्लाउड आना चाहिए। जितना भी डेवलपमेंट रिलेटेड चीज है उस चीज को डिप्लॉय करना आना चाहिए।
डेवलपमेंट जितनी भी हुई है उस चीज को डिप्लॉय करना आना चाहिए। लेट्स से एक डेवलपर है, डेवलपर क्या क्या अपने मशीन में रखता है, ये डेवलपर की मशीन है, इसमें इसका यूआई चल रहा होगा, इसका बैकएंड चल रहा होगा, इसका एक डेटाबेस चल रहा होगा। तीन चीजें चल रही होगी मैक्स टू मैक्स। या अगर कोई ईमेल सर्विस है तो ईमेल सर्विस चल रही होगी, कोई कैशिंग सर्विस है तो कैशिंग चल रही होगी, ऑथेंटिकेशन सर्विस है तो ऑथेंटिकेशन चल रहा होगा। इससे ज्यादा क्या चलेगा डेवलपर का? डेवऑप्स इंजीनियर का काम है इस चीज को प्रोडक्शन पे डालना, जिससे कि सब लोग यूज कर पाए। अब यूआई और बैकएंड ये सारे कंप्यूट वाले काम है। कंप्यूट मतलब आपको एक सर्वर लगेगा जिसमें आप कंप्यूट करोगे, जिसमें आप चीजें चलाओगे। तो अगर आपको कंप्यूट करना है तो तीन चीजें जो एक डेवऑप्स इंजीनियर को आनी ही चाहिए, वो है EC2, सेकंड है ECS, और थर्ड है आपका लैम्बडा। ओके, EC2, ECS और लैम्बडा। EC2 क्या होता है? एक इंफ्रा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्वर। आप सब लोग EC2 समझते हो क्योंकि आप सब लोगों ने EC2 पे इंस्टेंस बनाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सर्वर समझते हो कि आप EC2 के कंसोल पे गए, आपने बोला कि 8 GB रैम चाहिए, आपने बोला कि ये वाला उबंटू इमेज चाहिए, आपने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया कि इतना नेटवर्क चाहिए, इतना ये वो चीजें चाहिए, आपने पूरी चीज बनाई। तो दैट इज बेसिकली नोन एज योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर सर्वर। ओके, EC2 सब लोग को समझ में आता है? आई होप एवरीवन इज, मतलब क्या कहते हैं, फेमिलियर विथ EC2। कल के सेशन के बाद और अच्छे से समझ में आने लगा होगा। कल का सेशन सबको क्लियर है EC2 के लिए? एवरीवन? बढ़िया, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। अब समझो ECS क्या होता है। ECS मतलब इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इसका मतलब जो डेवलपर डॉकर पे काम करता था उसको आप ECS बोलते हो। ECS बोलते हो मतलब आप जो एप्लीकेशन EC2 पे चला सकते हो वो सेम एप्लीकेशन आप ECS पे चला सकते हो। फर्क बस इतना है, यहां पे आपको ऐसी सर्विसेज मिल जाती है जिससे कि आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता। इंटरेस्टिंग, ऐसी सर्विसेज मिल जाती जिससे कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना पड़ता। बताओ कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इस पे डेप्थ में नहीं जाएंगे, डेप्थ में एक आधे घंटे बाद जाएंगे, बट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपका सिस्टम है, आपने इस सिस्टम में एक एप्लीकेशन को चलाना है। आप क्या करते हो? आप एप्लीकेशन का कोड लेते हो, उस कोड का डॉकर फाइल लिखते हो। करेक्ट, डॉकर फाइल लिखते हो। डॉकर फाइल से क्या बनती है फटाफट बताना? डॉकर फाइल से बनती है आपकी इमेज, और आप इमेज को क्या कर देते हो? इमेज से क्या बनता है आपका? कंटेनर, और कंटेनर को कर देते हो आप रन। रन कहाँ करते हो? आप अपने मशीन में रन करते हो। तो जिस मशीन पे एप्लीकेशन बना है उसी मशीन पे रन करते हो। डेवऑप्स का काम यहां क्या है कि लेट्स से अगर कोई मशीन है जो लिनक्स है, कोई मशीन है जो लिनक्स है, और जैसे मेरी मशीन है जो मैक ओएस है, और मैक ओएस भी M1 चिप वाला है, ARM चिप वाला M1 है, सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। इसका आर्किटेक्चर और लिनक्स का आर्किटेक्चर अलग रहता है। लिनक्स का आर्किटेक्चर और मैक ओएस इसका आर्किटेक्चर अलग रहता है। तो अगर मैंने अपने डेवलपर हूं मैं और मैंने अपनी इमेज इस पे बनाई है तो इस सर्वर पे नहीं चलेगी। सिंपल सी बात, चलेगी नहीं, क्योंकि M1 का जो आर्किटेक्चर जिसपे डॉकर की इमेज बनी होगी उसका कंटेनर अलग बिल्ड पे बनता है, लिनक्स का कंटेनर अलग बिल्ड पे बनता है। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर को ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्ड कैसे बनाए, क्रॉस आर्किटेक्चर बिल्ड कैसे बनाए। तो बिल्ड बनाना
और एक बार बिल्ड बन गई तो उसको कहीं पे तो डालना पड़ेगा, कहीं पे तो डालना पड़ेगा। कहाँ डालोगे? एक रिपोजिटरी पे डालोगे, जैसे डॉकर हब। ओके, जैसे डॉकर हब। अब लिनक्स और मैक ओएस दोनों में, लिनक्स और मैक ओएस दोनों में तो यूनिक्स होता है, तो क्यों अलग है? तो लिनक्स के जो जनरली सिस्टम्स होते हैं वो x86 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे बने रहते हैं। मैक M1, स्पेशली M1, पुराने वाले मैक नहीं, पुराने वाले भी x86 पे इंटेल प्रोसेसर्स पे बने रहते हैं। मैक ने खुद का प्रोसेसर बनाया है, जो सिलिकन भी बोलते हैं उसको, या आर्म प्रोसेसर है। फास्ट होता है और आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट रहता है। फास्ट होता है, आर्किटेक्चर टोटली डिफरेंट रहता है। तो ये दोनों में डॉकर की इमेज की कंपैटिबिलिटी नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर को कि क्रॉस आर्किटेक्चर बिल्ड भी कैसे बनता है। लेट्स से कोई विंडोज है, कोई लिनक्स है, क्रॉस आर्किटेक्चर बिल्ड कैसे बनेगा? उस चीज के लिए एडब्ल्यूएस ने क्या किया है, दो सर्विसेज दी है, ECR एंड ECS। ECR मतलब इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री मतलब आप जैसे डॉकर हब यूज करते हो, वैसे एडब्ल्यूएस का डॉकर हब ये है। जैसे आप डॉकर रन करते हो अपने सिस्टम पे, एडब्ल्यूएस का डॉकर रन इधर होता है ECS में, इलास्टिक कंटेनर सर्विस में। फायदा बस क्या है, ECS में कुछ सर्विसेज मिल जाती है, जैसे फारगेट। फारगेट क्या करती है, आपको आपके कंटेनर के हिसाब से एक इंस्टेंस बना के देती है। आप बोलोगे कि मेरे एप्लीकेशन है जो 4 GB रैम पे चलती है, तो आप 8 GB का सिस्टम ले लो। ऐसा नहीं, वो डायनेमिकली एक सर्वर बनाता है, और उसके बाद लेट्स से काम हो जाए ना, उस सर्वर को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। इससे फायदा क्या है पता है? लेट्स से आपका एप्लीकेशन इधर बना, उसने एक सर्वर पे डिप्लॉय किया, आपको अगर ऑटो स्केलिंग करनी है, ये एप्लीकेशन लेट्स से 2 GB रैम ही ले रहा है, 2 GB रैम ही ले रहा है, तो जब ऑटो स्केलिंग होती है ना, तो 2 GB वाले ही सर्वर्स बनते हैं ऑटोमेटिकली। यही EC2 के केस में मैंने क्या किया था, मिनिमम कैपेसिटी, डिजायर्ड कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी डाली थी, और वो सारे 8-8 GB के बन जाएंगे अगर मैंने 8 GB इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डाली है तो। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बहुत ही इंटेलिजेंटली वो बनाता है। तो फारगेट इज अ सर्विस जो आपको आनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। और कल को आपको कुछ चीजें जो सर्वर पे ही नहीं चलानी है, सर्वरलेस। इसका मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस पे जाओ, उसका काम हो जाए, वो सर्विस डिस्ट्रॉय हो जाए। ऐसा होता है, दिस इज रियलिटी। उस चीज को बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस। ओके, लैम्डा फंक्शंस। तो आपको एज अ डेवऑप्स इंजीनियर 3 चीजें तो आनी ही चाहिए रिलेटेड टू कंप्यूट। ठीक है, ये किस किस को क्लियर हो गया कि कंप्यूट रिलेटेड 3 चीजें आनी चाहिए, EC2, ECS, लैम्डा। ओके, बस याद कर लो नाम, आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इसको चलाते कैसे है। ठीक है, अभी डेटाबेस। डेटाबेस मतलब स्टोरेज। एक डेवऑप्स इंजीनियर को स्टोरेज के लिए कौन सी सर्विसेज आनी चाहिए? स्टोरेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस जो आनी चाहिए वो है S3। S3 क्या होता है? सिंपल स्टोरेज सर्विस, कि आपको कुछ भी चीज डालनी है तो S3 पे डाल दो, स्टोर हो जाएगी, सिंपल। ओके, फिर आपको चाहिए EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो एक EC2 इंस्टेंस के साथ वॉल्यूम अटैच रहती है ना, वो EBS रहता है। फिर आपको चाहिए, आना चाहिए RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। मतलब आपको लेट्स से जो आपका डेवलपर है उसने माई सीक्वल बनाया हुआ है, और माई सीक्वल आप RDS में भी बना सकते हो, सिंपली बना सकते हो, बहुत इजी रहता है बनाना। फिर आपको आना चाहिए, अगर आपको आना है तो डॉक्यूमेंट DB या फिर डायनमो DB। डायनमो DB, ये दोनों भी आप कर सकते हो। ओके, ये बेसिकली आपका NoSQL रहता है।
नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल मतलब माई एसक्यूएल कैसे रिलेशनल रहता है। रिलेशनल का क्या मतलब होता है, टेबल्स और कॉलम्स पूरा बना रहता है। नो एसक्यूएल में कोई ऐसा टेबल्स और कॉलम्स वाला स्कीमा नहीं रहता, उसमें की और वैल्यू रहती है। मतलब आपने की में डाल दिया मूवी और मूवी में पूरी की पूरी मूवी अपलोड कर दी तो भी चलेगा, ऐसे टाइप का उसमें सीन रहता है। तो ये सारी चीजें भी देखेंगे। तो स्टोरेज हो गया, कंप्यूट हो गया, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक डेवऑप्स इंजीनियर वो आदमी रहता है जो मेक श्योर करता है कि भैया ये सर्विस मेरी दूसरी सर्विस से आइसोलेटेड है या अटैच्ड है, ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से आइसोलेटेड है, अटैच्ड है। ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क भी इसमें लिख सकते हो। इसमें आपका कुछ सर्विसेज आ जाती है जैसे IAM, और आपका आ जाता है VPC आ जाता है अगर नेटवर्क के लिए, जो हम लोगों ने कल देखा था। IAM, VPC और एक KMS आ जाता है, की मैनेजमेंट सर्विस। ओके, KMS आ जाता है, की मैनेजमेंट सर्विस। इतनी चीजें, ये वो बेसिक सर्विसेज है जो आपको आनी चाहिए। ये वो बेसिक सर्विसेज है जो आपको आनी चाहिए। अब मैंने KMS लिख दिया है, VPC लिख दिया, IAM लिख दिया, S3, EBS, RDS, EC2, ECS, लैम्डा। ये मैंने इतनी तेजी से क्यों लिखा है, क्योंकि ये सर्विसेज ना मैं सालों से यूज कर रहा हूं, इसलिए इनके नाम मुझे याद हो गए। ओके, आपके लिए ये नए होंगे तो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड कि यार मैं अभी तक तो 1-1.5 महीने में कैसे तो वो डॉकर स्वॉर्म और कुबरनेटिस खत्म किया था, कैसे तो वो जेंकिंस का एजेंट कनेक्ट किया था, ये क्या नया आ गया। सो डोंट बी ओवरवेल्म्ड एट ऑल। ये दिखने में बस नाम है, इसके अंदर की चीजें आपने ऑलरेडी की हुई है। ओके, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत। स्टार्ट करते हैं IAM से। ओके, 9 बज गया है, बढ़िया। और आज की क्लास स्टार्ट होती है, मैं बस आधे घंटे पहले इसलिए बुलाया था जस्ट टू गिव यू ऑल अ ब्रीफ कि आज क्या क्या चीजें होने वाली है। ओके, आई होप एवरीवन इज रेडी, एवरीवन हैज गुड एनर्जी। तो बताइए, इफ वी शुड स्टार्ट विथ IAM। बढ़िया बढ़िया, सुपर। थोड़े से बूम चला दो यार, चैट में एनर्जी नहीं दिख रही मुझे। क्या बात है, जोश हाय है, क्या बात है। नाइस। अभी समझते हैं कि व्हाट इज IAM। IAM या फिर आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट इज बेसिकली अ सर्विस जो AWS के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। लेट्स से मैं एक ओनर हूं एक कंपनी का, मैंने अपना एक AWS अकाउंट लिया है AWS से। ठीक है, मैं ओनर हूं कंपनी का, मैंने AWS से अपना अकाउंट लिया है। आपने जब भी अपना अकाउंट बनाया होगा, आप एज अ ओनर या फिर एज अ रूट यूजर लॉग इन करते होगे। आपको लॉगिन में ये ऑप्शन आता है ना, AWS के लॉगिन में ये ऑप्शन आता होगा, साइन इन टू द कंसोल जब आप करते हो। लो, जब भी आप साइन इन टू कंसोल करते हो आपको एक ऑप्शन आता होगा जिसको सिंपली बोलते हैं आप किस तरीके से लॉगिन करना चाहते हो। आप रूट यूजर लॉगिन करना चाहते हो या IAM यूजर लॉगिन करना चाहते हो। तो आई एम श्योर जितने भी लोग लॉगिन करते होंगे वो रूट ईमेल इससे लॉगिन करते होंगे, करेक्ट। आप इससे लॉगिन करते होंगे। जब भी आप रूट यूजर ईमेल से लॉगिन करते हो ना, इसका सिंपल सा मतलब रहता है कि यू आर लॉगिंग इन एज अ रूट यूजर। रूट यूजर के पास सारे एक्सेस रहते हैं। मुझे जिस सर्विस में जाना है, मुझे जो सर्विस चाहिए ना, ब्लॉकचेन चलानी है, मुझे कंप्यूट चलाना है, डेटाबेस चलाना है, जो चलाना है मैं सब चला सकता हूं। दैट इज बेसिकली माय रूट यूजर। रूट यूजर सबको समझ में आया कि वो बेसिकली हर चीज चला सकता है।
रूट यूजर ये एक और काम कर सकता है कि वो ना बाकी यूजर क्रिएट कर सकता है, यूजर क्रिएट कर सकता है। और जब यूजर क्रिएट होता है, लेट्स से ये मेरा यूजर है, मस्त क्रिएट हो गया है, ये यूजर कौन सी सर्विसेज पे काम कर सकता है वो भी एक रूट यूजर डिसाइड कर सकता है। आपको समझ में आया? IAM का फुल फॉर्म नहीं, IAM का मतलब ये यूजर, इस यूजर की आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी को मैनेज कर रहा है कि इस यूजर को क्या क्या चीजें एक्सेस है। और बेसिकली इस चीज को बोलते हैं IAM, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस। अब सिर्फ और सिर्फ यूजर को क्या क्या एक्सेस है वो नहीं होता। लेट्स से मेरा एक EC2 सर्वर है और एक RDS का डेटाबेस है। RDS का क्या होता है? डेटाबेस होता है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। अब मुझे EC2 को और RDS को कनेक्ट कराना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? यहां पे मुझे यूजर का कोई काम नहीं है, यूजर को तो दोनों एक्सेस है, EC2 का भी एक्सेस है और RDS का भी एक्सेस। मुझे EC2 को RDS का एक्सेस देना है, उसके लिए भी एक अलग रोल क्रिएट कर सकता हूं मैं IAM से। IAM से मैं एक अलग रोल क्रिएट कर सकता हूं जिसको बोलते हैं सर्विस रोल। सर्विस रोल क्रिएट कर सकता हूं जिससे कि मेरा EC2 और RDS एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाए। तो आप इतना समझ के चलो कि अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनते हो और आपको एक पूरा का पूरा AWS अकाउंट दिया है हैंडल करने, जो पहली सर्विस जिसपे आप लॉग इन करोगे ना वो होगा IAM। योर फर्स्ट सर्विस जिसमें आप लॉग इन करोगे वो होगा IAM। तो कर लेते हैं लॉग इन IAM में। ओके, अब मैं क्या करूंगा? मैं एक यूजर बनाऊंगा, मैं एक यूजर बनाऊंगा जिसका नाम मैं कुछ तो रख दूंगा। कोई नाम बता दो यार चैट में, अतरंगी सा। कोई अजीब सा नाम बता दो चैट में, वरना मैं डाल दूंगा। बाबूराव, बाबूराव सीम्स लाइक अ गुड वन। ओके, तो मैंने एक बाबूराव नाम का एक यूजर बना दिया है। इसको मैं क्या क्या एक्सेस दूंगा वो मैं IAM से डिसाइड करूंगा कि मैं IAM को क्या क्या एक्सेस दूं, IAM के यूजर को क्या क्या एक्सेस दूंगा। तो क्या मैं इसको कंसोल का एक्सेस दूंगा? कंसोल क्या होता है बताना जरा, कंसोल क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये वाइट ब्लू जिसपे आप क्लिक क्लिक करके चीजें बना रहे हो, दिस इज नोन एज कंसोल। तो मैं बाबूराव को कंसोल का एक्सेस दे देता हूं। अब मुझे बाबूराव के लिए एक कोई पासवर्ड भी जनरेट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो कंसोल के अंदर लॉगिन कर पाएगा। ओके, तो मैं उसको ऑटो जनरेटेड पासवर्ड चाहो तो दे सकता हूँ या फिर कस्टम पासवर्ड दे सकता हूँ, कि कोई भी पासवर्ड दे सकता हूँ यार मैं बाबूराव को, बट ऑटो जनरेटेड ले लो, शो पासवर्ड ले लो। ओके, अभी यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एंड नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। तो जनरली क्या होता है, जब एक डेवऑप्स इंजीनियर आपके लिए एक अकाउंट बना के देता है, उसको पता होता है कि पासवर्ड क्या है, या तो उसको पता होता है, अभी दिख जाएगा स्क्रीन पे, तो उसको पता होता है। आप नहीं चाहते ना कि डेवऑप्स इंजीनियर जो हो उसको पासवर्ड पता हो, तो नेक्स्ट टाइम वो कंपलसरी एक प्रॉम्प्ट मांगता है कि भैया पासवर्ड तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर प्रोग्रामेटिक एक्सेस यू कैन जनरेट एक्सेस कीज आफ्टर यू क्रिएट द यूजर, इसके बारे में बात करेंगे। तो यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, नेक्स्ट। अब क्या होता है, यूजर को किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकते हो। जैसे आप ऑफिस में जाते हो, वहां पे रहता है HR का डिपार्टमेंट और आपका रहता है फाइनेंस डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, डेवऑप्स डिपार्टमेंट। वैसे ही आप अलग अलग टीम्स या फिर अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो और उस ग्रुप को एक्सेस दे सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर
के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि क्या क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड है, तो मैं एक ऐसा ग्रुप बना सकता हूं जिसमें IAM, VPC, KMS, S3, RDS, EBS, EC2, ECS, लैम्डा, इन सारी सर्विसेज का एक्सेस होगा एक ग्रुप को, और मैं वो जो नया यूजर उसको क्या कर दूंगा, एक ग्रुप है जिसको इन सारी सर्विसेज का एक्सेस है, मैं नए यूजर को क्या कर दूंगा, उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस यूजर को उन सारी सर्विसेज का एक्सेस हो जाएगा एक ही बार में। क्लियर है? IAM कितना सिंपल है। आप चाहो तो आप क्रिएट ग्रुप कर लो, ग्रुप का नाम दे दो DevOps Batch 2, DevOps Batch 2। अब मुझे DevOps Batch 2 को क्या क्या परमिशंस देनी है, अगर मैंने ये दे दिया एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, इसका मतलब है कि हर चीज चला सकता है, जितना रूट यूजर चला सकता है उतना ये यूजर भी चला सकता है, तो कभी भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मत देना, पहली बात। सेकेंड चीज, अगर मैं चाहता हूं कि वो सारे EC2 सर्विसेज चला दे, तो यहां पे EC2 सर्च करो। अगर EC2 में वो रीड, राइट, डिलीट सब चीजें चलाना चाहे तो आप ये दे सकते हो, Amazon EC2 फुल एक्सेस, कि चलो भैया इसको EC2 का फुल एक्सेस है। ठीक है, मैं चाहता हूं मेरा ECR या फिर ECS, Amazon ECS का भी मुझे फुल एक्सेस चाहिए, मतलब डॉकर कंटेनर बना पाए और वो सब चीजें, इसका फुल एक्सेस चाहिए भाई, इसको अपने को चाहिए फुल इज्जत। ओके, तो ECS का भी फुल एक्सेस चाहिए, S3 का भी फुल एक्सेस चाहिए। ओके, S3 का भी फुल एक्सेस चाहिए, RDS का भी फुल एक्सेस चाहिए, तो RDS फुल एक्सेस। ठीक है, जनरली फुल एक्सेस देते नहीं है, जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू, इसलिए वो फुल एक्सेस दे रहा हूं। ठीक है, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, वैसे देते नहीं है। क्रिएट यूजर ग्रुप हो गया, तो DevOps Batch 2 का ग्रुप क्रिएट हो गया है, जिसमें ये सारे पॉलिसीज है। ये सारे क्या होते हैं पता है? पॉलिसीज होती है। मैं आपको दिखाता हूं कि पॉलिसी क्या होता है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और आपको मैं दिखाता हूं कि व्हाट इज अ पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी बेसिकली एक अग्रीमेंट रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि भैया आप ये चीजें कर सकते हो। तो जैसे ये परमिशन पॉलिसी है कि आप RDS की एस्ट्रिक मतलब सारी चीजें कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑटो स्केलिंग कर सकते हो, आप EC2 में ये सारी चीजें कर सकते हो, SNS पे ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये बेसिकली पॉलिसीज रहती है आपकी कि आप ये वो सारी चीजें कर सकते हो। ओके, अब आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इसमें पॉलिसी क्या क्या चीजें देनी है, मतलब आपको क्या क्या पॉलिसीज कौन सी देनी है, वो आपके कंपनी पे या फिर आपके टीम लीड पे डिसाइड होता है। ओके, तो जैसे मुझे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के सारे एक्सेसेस है। जिस दिन मुझे मिले था मैं खुद सरप्राइज था कि यार मुझे क्यों दे दिया इन लोगों ने एक्सेस। बाद में पता चला कि मुझे सिर्फ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के एक्सेस थे, प्रोडक्शन का तो मुझे भी एक्सेस नहीं है, टीम लीड के पास रहता है। दैट्स द रियलिटी। समझ में आया सबको कि मैं यहाँ पे डेवॉप्स ग्रुप ले लूंगा, डेवॉप्स बैच 2 ले लूंगा, और उस यूजर को परमिशन क्या कर दूंगा, दे दूंगा। डेवॉप्स बैच 2 यूजर ग्रुप क्रिएटेड, इसका मतलब क्या है? ग्रुप क्रिएट हो गया और उस ग्रुप को उस यूजर में आपने अटैच कर दिया है, सॉरी उस यूजर को आपने उस ग्रुप में ऐड कर दिया है। ओके, अगर आपको कस्टम पॉलिसीज लिखनी है, उस चीज को मैं थोड़ा एडवांस लेटर स्टेज में बताऊंगा जब हम लोग क्लाउड फॉर्मेशन या फिर टेराफॉर्म पढ़ रहे होंगे। पॉलिसीज समझ में नहीं आया? अरे यार, आप अपने घर में रहते हो, आपको आपके घर के कौन से रूम का एक्सेस है? आपका घर है भाई, आपको हर रूम का एक्सेस होता है। आप किसी के घर के अंदर जाते हो, किसी दोस्त के, क्या वो उसके बेडरूम में आपको घुसने देता है? नहीं ना। तो पॉलिसी है वो कि भैया आप अगर इस सर्विस पे जा रहे हो,
अपने दोस्त के घर पे, तो आप उधर नहीं जा सकते। ओके, या आप लिविंग रूम तक ही रह सकते हो। समझ में आया? दिस इज अ पॉलिसी। ओके, सिर्फ एक अग्रीमेंट जैसा रहता है कि इस यूजर को ये सारी चीजें अलाउड है। ओके, सिंपल। और क्या चाहिए? तो उसको डेवॉप्स बैच टू ग्रुप की सारी पॉलिसी डेवॉप्स डिसाइड करता है क्या? डेवॉप्स अटैच करता है, पॉलिसी डिसाइड करने वाला टीम लीड या फिर मैनेजमेंट होती है या फिर कंपनी का ओनर होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। आप चाहते हो कि आपके यूजर को ये सारी चीजें अलाउड हो। ओके, अब वो चीज अलाउ कैसे करना है वो कभी कभी शायद सीईओ को भी नहीं पता होगा, बट डेवऑप्स इंजीनियर को पता होना चाहिए। अभी आपको पता चला कि मैंने एक ग्रुप क्यों क्रिएट किया और ग्रुप के अंदर कौन सी पॉलिसीज अटैच की। किस किस को याद है कौन सी अटैच की? EC2 अटैच किया कि ये यूजर EC2 चला सकता है, ECS अटैच किया, RDS अटैच किया और S3 अटैच किया मैंने, क्रिएट यूजर। और इसी के साथ मेरा यूजर क्रिएट हो चुका है, मुबारक। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कंसोल पासवर्ड है ना, इसको जरा लिख लूंगा मैं कहीं पे। तो ये कंसोल साइन इन URL और कंसोल पासवर्ड मैं कहीं पे तो लिख लूंगा। ठीक है, ये मेरा URL है। अब मैं जाऊंगा एक ब्राउजर पे और यहां पे मैं लॉग इन करूंगा। किससे पता है? बाबूराव से। तो इस टाइम पे मैं अकाउंट आईडी मेरी आ चुकी है। अब देख रहे हो साइन इन एज क्या लिख के आया है? साइन इन एज क्या लिख के आया है? रूट यूजर लिख के आया है क्या? नहीं, ये रूट यूजर की URL नहीं है, IAM यूजर की है। तो IAM यूजर है मेरा बाबू राव, और बाबू राव का पासवर्ड क्या है? ये है, ये कुछ तो इसका पासवर्ड है जिसको मैं ऐसे कॉपी कर सकता हूं और यहाँ पे पटक दूंगा और साइन इन हो जाएगा। ओके, अभी AWS अकाउंट यूजर नेम ओल्ड पासवर्ड पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया था, न्यू पासवर्ड। भाई ने कुछ तो डिसाइड कर दिया है कि भैया सफारी क्रिएटेड अ न्यू पासवर्ड फॉर दिस वेबसाइट। ठीक है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कर दिया भैया, जो सफारी बोलता हम कर देते हैं। कंफर्म पासवर्ड चेंज कर दिया, जो सफारी ने बोला वो कर दिया भैया हमने। ठीक है, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया है। अभी मुझे कौन सी सर्विसेज का एक्सेस है? क्या मुझे EC2 का एक्सेस है? क्या मुझे EC2 का एक्सेस है? मैं EC2 पे जाऊंगा और मैं EC2 का इंस्टेंस क्रिएट कर पाऊंगा? हाँ, जैसा नॉर्मली चलता है वैसा ही चल रहा है। क्या कल हम लोग ने एक सर्विस देखी थी जिसमें हमारे बिल विल दिख रहे थे? उस सर्विस का नाम क्या था? हम लोगों ने एक सर्विस देखी थी जिसमें सारे बिल विल दिख रहे थे। क्या मैंने इस यूजर को बिलिंग का एक्सेस दिया हुआ है? नहीं। तो अगर ये यूजर को दिमाग में आया कि चलो यार देखते हैं कि शुभम भाई का बिल कितना आ रहा है, जाएगा ये बिलिंग में और इसको समझ में आ जाएगा कि भैया यू नीड परमिशंस। अभी IAM समझ में आया? अभी किस किस को IAM समझ में आया? सिंपल है, सिंपल है, नहीं कर पाएगा कुछ। और कोई सर्विसेज पे जाना है इसको, उसको डेटाबेस में भी मैंने RDS का एक्सेस दिया था। मैं 2 बार क्लिक करूंगा RDS पे और DynamoDB पे। कौन सी वाली पे परमिशन आएगा, कौन सी वाली पे परमिशन नहीं आएगा? RDS पे परमिशन आएगा और Amazon पे क्रिएट टेबल परमिशन नहीं आएगा। ये क्यों आ रहा है? आना तो नहीं चाहिए। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद? यूजर, ये यूजर बाबूराव इज नॉट ऑथराइज्ड टू परफॉर्म क्रिएट डेटाबेस क्रिएट टेबल, DynamoDB नॉट परमिटेड।
IAM किस किस को समझ में आ गया है, जरा चैट में बता दिया जाए। डेवलपर के लिए मेनली क्या क्या एक्सेस देना चाहिए, यार मैंने बता तो दिया अभी आपको, कैसे इंसान है आप। ओके ठीक है, बस यही आया, यही था। मैं वही तो बता रहा हूं कि आप लोग इतने मतलब इतना इजी है ना, इतना इजी है, बस नाम है IAM RDS, मतलब ऐसे बम्प लगता है, बट है नहीं कुछ। ठीक है, साइन आउट कर देते बाबू राव को, बंद कर देते बाबू राव को। ओके, अभी मैंने एक चीज बताई थी जो मैंने बोला था बाद में देखते हैं, कंसोल एक्सेस और प्रोग्रामेटिक एक्सेस। कंसोल एक्सेस और प्रोग्रामेटिक एक्सेस। कंसोल एक्सेस आप लोगों ने देख लिया, कंसोल एक्सेस किस किस को समझ में आया, जो इससे पहले देखा ना, दैट इज कॉल्ड कंसोल एक्सेस। कंसोल प्रोग्रामेटिक एक्सेस मतलब आप टर्मिनल के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू या फिर अपने पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कहीं से तो आप सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, वो भी सीख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, रिटर्न टू यूजर लिस्ट, बाबूराव पे जाओ, बाबूराव पे जाओ, बाबूराव पे जाने के बाद सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाओ, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाने के बाद एक्सेस कीज, ये आपको पता होना चाहिए। देखो क्या बोल रहा है वो, यूज एक्सेस कीज टू सेंड प्रोग्रामेटिक कॉल्स टू AWS फ्रॉम द AWS CLI, AWS टूल फॉर पावरशेल, AWS SDK, या फिर AWS API कॉल्स। टेराफॉर्म एक कोड से कैसे इंस्टेंस क्रिएट कर देता है, वो पीछे एक्सेस की यूज करता है। ओके, इतना समझ लो बस अभी के लिए। एक्सेस कीज पे जाओ और आपको लेट्स से कमांड लाइन इंटरफेस, आपको कमांड लाइन से AWS को चलाना है, तो इसको यूज कर लो कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, कमांड लाइन इंटरफेस, और उसके बाद लिख दो आई अंडरस्टैंड द अबव रिकमेंडेशन एंड वांट टू प्रोसीड टू क्रिएट एन एक्सेस की। वो रिकमेंडेशन दे रहा है कि आपको AWS को कमांड लाइन से चलाना है, हाँ लोकल कोड से चलाना है तो आप लोकल कोड ले लो, आपको इससे चलाना है तो आप ये ले लो, थर्ड पार्टी चलाना है थर्ड पार्टी ले लो, जो चलाना है वैसे ले लो, मुझे कमांड लाइन से चलाना है इसलिए मैंने ये ले लिया, आई अंडरस्टैंड भी कर लिया, और नेक्स्ट। ओके, टैग पूछ रहा है, कोई जरूरत नहीं देने की। ओके, ये आपकी कीज आ चुकी है, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। उस चीज से पहले आई वॉन्ट एवरीवन टू इंस्टॉल AWS CLI इन देयर सिस्टम। कमांड लाइन इंटरफेस AWS CLI इंस्टॉल करो। कैसे करोगे, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। अब AWS CLI क्यों चाहिए आपको, जब कंसोल ऑलरेडी है तो क्यों चाहिए। देखो, बहुत कम टाइम पे आपको कंसोल का एक्सेस दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम पे आपको कैसे करना पड़ेगा पता है, एक ब्लैक स्क्रीन के साथ खेलना पड़ेगा। मैंने डे 1 पे भी बताया था, ब्लैक स्क्रीन से दोस्ती कर लो। ब्लैक स्क्रीन के साथ आपको बहुत खेलना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा खेलना पड़ सकता है। तो ब्लैक स्क्रीन से अगर मुझे AWS चलाना है तो कैसे चलाऊंगा मैं, AWS कमांड लाइन इंटरफेस, बताना जब भी डाउनलोड हो जाए। इन तीनों में से जिस भी सिस्टम पे आप अपना मजे कर रहे हो उसको क्लिक करो और इंस्टॉलर इंस्टॉलर से इंस्टॉल करो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, देखो लिनक्स, ये देखा, ये देखा जो बोल रहे थे लिनक्स यूनिक्स वाला, लिनक्स x86 अलग आर्किटेक्चर रहता है, लिनक्स ARM अलग आर्किटेक्चर रहता है।
ओके, आर्किटेक्चर डिफरेंट रहता है, इसलिए दोनों के एप्लीकेशंस भी डिफरेंट होते हैं। तो आप अगर मैक ओएस यूज कर रहे हो जिसमें M1 चिप है तो ARM सिलेक्ट करो। अगर आप नॉर्मल कर रहे हो, ARM इज नॉट मैक, ARM इज मैक M1 या फिर M2 चिप। मैक के पुराने वाले जो मैक थे ना उसमें x86 ही चलता है। बस ये समझ लो, ARM एक टाइप का प्रोसेसर रहता है जो मैक के लिए डिजाइन किया था M1, जिसको सिलिकॉन चिप भी बोलते हैं। x86 इंटेल ने बनाए थे, इंटेल जो कंपनी है, वही इंटेल के जो प्रोसेसर वो विंडोज में भी चलते हैं, मैक में भी चलते हैं, हर जगह चलते हैं। TCP मैंने क्लियर किया नहीं इसलिए मैं बता नहीं सकता, बट TCP इज वेरी बेसिक। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा उसमें CCP 2 बार क्लियर हो जाएगा। ओके, किस किस का AWS CLI इंस्टॉल हो गया बता दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जल्दी जल्दी बता दो किस किस का इंस्टॉल हो गया है। ये मत बताना कि भैया अभी बाद में करेंगे। ये यहाँ जाओ, मैक ओएस, जैसे मेरा मैक ओएस है तो कमांड लाइन से मुझे बस 2 कमांड लिखने, ये और मेरा इंस्टॉलर, बस। और अगर मैंने ये चीज इंस्टॉल किया है, और कैसे चेक करना है कि ये चीज इंस्टॉल हुआ है नहीं, AWS हाइफन वर्जन करना है। तो मैं अपना आईटर्म टर्मिनल खोल लूंगा और टर्मिनल पे मैं ट्राई करूंगा लिखने का AWS हाइफन वर्जन। तो वो बोल रहा है कि भैया AWS CLI आपका वर्जन 2 पे चल रहा है जो पाइथन 3.7 यूज करता है। ओके, डन, सबका हो गया इंस्टॉल, हो गया, बढ़िया। अभी जो आपके एक्सेस की है और सीक्रेट एक्सेस की है, इससे आपको क्या करना है पता है? आपका AWS जो आपका लोकल है उस चीज को कॉन्फ़िगर करना है। सिंपल अंग्रेजी, AWS को कॉन्फ़िगर करना है, एंटर। अब वो बोल रहा है AWS की एक्सेस की आईडी दो, क्या दोगे? ये मेरी एक्सेस की आईडी है, ये दे दूंगा, एंटर। अब वो बोल रहा है AWS का सीक्रेट एक्सेस की दो, ठीक है भाई, ये सीक्रेट एक्सेस की है, शो करना है तो शो कर सकता, बट आप सबको पता चल जाएगा। तो मैं कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट करके एंटर, फिर आपको फिर से पता चल गया। एनीवेज, और ये करने के बाद मेरा AWS CLI हो चुका है कॉन्फ़िगर। किस किस को समझ में आया कि मैंने क्या किया? मैंने AWS CLI इंस्टॉल किया, सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की बनाई बाबूराव के लिए, और मैंने उन सीक्रेट एक्सेस की को कहां डाल दिया? अपने सिस्टम में डाल दिया। इसका क्या मतलब है? मेरे सिस्टम में कौन लॉग्ड इन है अभी इस टाइम पे? चैट में बता दो मेरे सिस्टम में कौन लॉग्ड इन है अभी AWS से। बाबूराव लॉग्ड इन है, बाबूराव लॉग्ड इन है, ठीक है। अभी जरा गूगल करना AWS CLI क्रिएट AWS, सॉरी, क्रिएट EC2 इंस्टेंस, AWS CLI क्रिएट EC2 इंस्टेंस, और AWS का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलो। अभी देखो मैं मजेदार चीज दिखाता हूं। ठीक है, अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज, अगर मैं कमांड लिख देता हूं AWS EC2 रन इंस्टेंसेस इमेज आईडी, ये AMI कल बताया था मैंने, काउंट इतना,
इंस्टेंस टाइप ये, की नेम ये, और सिक्योरिटी ग्रुप ये। तो क्या होगा बताए, आप बिना यूआई यूज करे भी AWS EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। दैट्स द रियलिटी। समझ में आया कि AWS CLI आप यूज क्यों करते हो, कि आप कमांड लाइन से भी एक इंस्टेंस को रेंट पे ले सकते हो। गेटिंग इट या नहीं आया? आपको एक दूसरी चीज दिखाता हूं, आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आपको मैंने एक स्टोरेज सर्विस बताई थी, किस किस को याद है वो स्टोरेज सर्विस, जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो? किस किस को याद है वो स्टोरेज सर्विस जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो? कुछ भी स्टोर कर सकते हो। S3 सिक्योर सिंपल स्टोरेज सर्विस, S3। इसके अंदर क्या होता है पता है? इसके अंदर बकेट होता है। बकेट होता है, बकेट कैसे? तो बाल्टी होती है, उस बाल्टी के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं आपको, ये बाल्टी का नाम है ना, यूनिक होता है। ये बाल्टी का नाम यूनिक एक सबनेट में होगा, एक VPC में होगा, या कहाँ होगा? अब देखो सबके गलत आंसर्स आएंगे। बकेट का नाम यूनिक सबनेट में होगा, VPC में होगा, या कहाँ होगा? S3 बकेट जो होता है ना, उसको VPC, उसको मान मर्यादा कोई नहीं रहती, पता है? VPC उसके लिए कुछ नहीं होता। S3 बकेट इज बेसिकली ग्लोबल। ग्लोबल मतलब आपका बकेट का नाम यूनिक होना चाहिए। अगर मैं जाऊंगा अभी शुभम नाम की बकेट लूंगा ना, मुझे नहीं मिल पाएगी। इसीलिए जब मैंने AWS स्टार्ट किया पढ़ना, आपको क्या लगता है मैंने किस नाम की बकेट सबसे पहले ली होगी? ये आप बता लोगे, एक तो बता ही देगा। ये हुई ना बात, ब्रांडिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं जाके ट्रेन में शुभम नाम की, यार अच्छा याद दिला, TWS नाम की बकेट नहीं है मेरे पास। तो चलो जाते हैं S3 पे, बनाते बकेट शकेट। ओके, तो S3 पे जाओ और S3 में जाके आप अपना बकेट बना सकते हो। इससे पहले कि कोई और यूट्यूबर आके डेवऑप्स की क्लासेस स्टार्ट करे और अपना बैच 2 लॉन्च करे, बना देते हैं डेवऑप्स बैच 2 नाम की बकेट। रीजन सिलेक्ट कर लो, आप कोई भी रीजन सिलेक्ट करोगे वो S3 हमेशा ऊपर एक चीज दिखाएगा। आप कोई भी सर्विस ले लो, उसके ऊपर ना आपको रीजन दिखाता है। S3 इकलौती सर्विस है जिसके ऊपर रीजन नहीं दिखाता, वो ग्लोबल दिखाता है, ग्लोबल। ओके, बकेट का नेम डेवऑप्स बैच 2। ACL मतलब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, की आप कितने लोगों को ये एक्सेस देना चाहते हो। मैंने अभी डिसेबल करके रखा हुआ है। ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, मैंने सारा पब्लिक एक्सेस ब्लॉक करके रखा हुआ है। बकेट की वर्जनिंग को भी डिसेबल करके रखा हुआ है। S3 मैनेज कीज, देखो एनक्रिप्शन, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, KMS, मैंने KMS बताया था। KMS क्या होता है? लेट्स से आपने बकेट में कुछ डाला है, आपको उसको बहुत सिक्योर तरीके से रखना है, तो आप KMS में जो एक सर्विस रहती है उसमें एक की बना दोगे। पब्लिक की, प्राइवेट की, किस किस को याद है? पब्लिक की प्राइवेट की को बनाने के लिए जो कमांड लगता है वो बताना जरा, किसी को याद है? पब्लिक की और प्राइवेट, SSH कीजन। जब आप SSH कीजन बनाते हो तो किस टाइप की बनती है? IDRSA लिखा रहता है ना, RSA। तो RSA एक काइंड ऑफ इंक्रिप्शन रहता है। ओके, वो की को यूज करके आपका पूरा डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है। अब उस की को आप कहां स्टोर करोगे? SSH फोल्डर के अंदर स्टोर करोगे? नहीं, आप स्टोर करोगे KMS में। KMS में स्टोर कर दोगे, की मैनेजमेंट सिस्टम में। KMS समझ में? IAM समझ में आया था? IAM में यूजर की आइडेंटिटी को मैनेज करता है, KMS में आप की को मैनेज करोगे। बस, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं एनक्रिप्ट करना अपना डेटा, और क्रिएट बकेट में कर दूंगा।
और अगर आप, चलो किसी और ने पूरी दुनिया में कोई डेवऑप्स बैच 2 नाम का बकेट नहीं क्रिएट किया था, इससे पहले कि आप क्रिएट कर दो इसलिए मैंने फटाफट क्रिएट कर दिया, तो सॉरी एंड थैंक यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेवऑप्स बैच 2 के अंदर कुछ आइटम अपलोड करना है, कुछ आइटम अपलोड करना है। तो मैं यूआई पे जाऊंगा, ऐड फाइल्स पे जाऊंगा, और लेट्स से मुझे वीपीसी के नोट्स अपलोड करना है, तो मैं वीपीसी के नोट्स कर दूंगा मेरे अपलोड। ओके, वीपीसी के नोट्स में कर दूंगा अपलोड। अपलोड नोट्स हो गए वीपीसी का अपलोड। इसका मतलब क्या है भैया, कि मैं बकेट के अंदर कुछ भी डाल सकता हूं। मैं पीडीएफ डाल सकता हूं, मैं मूवी डाल सकता हूं, मैं आदमी डाल सकता हूं, मैं कुछ भी डाल सकता हूं। ओके, ये मैंने कैसे डाला है, प्रोग्रामेटिकली डाला है या कंसोल से डाला है, बताओ मुझे। प्रोग्रामेटिकली डाला है या कंसोल से डाला है? आपको दिख रहा है कंसोल से डाला है? एक सेकंड। ओके, कंसोल से डाला। मुझे इस चीज को ना प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करना है, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? सीएलआई पे, करेक्ट। तो एडब्ल्यूएस सीएलआई पे मुझे जाना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस सीएलआई पे मुझे जाना पड़ेगा। एडब्ल्यूएस क्या बोलता है, आप एडब्ल्यूएस लो, कमांड डालो, सब कमांड डालो और उसको चला दो। एडब्ल्यूएस लो, कमांड डालो, सब कमांड डालो और उसको चला दो। एडब्ल्यूएस लो, मुझे कौन सी सर्विस एक्सेस करनी है, मुझे कौन सी सर्विस एक्सेस करनी है? S3। S3, मुझे S3 में क्या करना है, मुझे बकेट्स शो करने हैं, मुझे S3 के बकेट शो करने हैं। अगर आपको एक फोल्डर में जाके चीजें शो करनी होती तो आप क्या लिखते हो लिनक्स में? ls लिखते हो। AWS S3 ls करो, सारी बकेट्स आ गई। AWS S3 ls किया, सारी बकेट्स आ गई। समझ पा रहे हो? ये जो मैंने कंसोल पे यहां किया है बकेट्स, ये सारी बकेट्स, ये मैं इधर भी देख पा रहा हूं। ऐसा क्यों हुआ कि मैं दुनिया भर की और कोई बकेट नहीं देख पा रहा हूं, बस अपनी ही देख पा रहा हूं? हु कैन टेल मी द रीजन? आई एम बाबू राव, वेरी गुड, अमेजिंग। अभी मैं करूंगा डेवऑप्स बैच 2 के अंदर क्या है। AWS S3 डेवऑप्स बैच 2 LS। तो ये क्या हो गया? ओके ओके ओके, तो बेसिकली AWS S3 DevOps Batch 2 LS नहीं होगा, AWS S3 list contents in bucket। आई थिंक इसका कुछ तो और रहता है, सिंपल ही रहता है, कुछ ज्यादा बहुत मुश्किल नहीं। हाँ ये रहता है AWS S3 LS और आपकी बकेट का नाम। ओके, तो बेसिकली आपका रहता है AWS S3 LS S3 कोलन आपकी बकेट का नाम जो कि था DevOps Batch 2, और उसके अंदर VPC के नोट्स मिल गए। समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया कि आपको AWS CLI कैसे यूज करना है? जैसे आप लिनक्स कमांड डालते थे, अभी समझ में आ रहा है कि ये डॉकर AWS कुछ भी पढ़ने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले लिनक्स क्यों पढ़ा? अगर नोट्स एक्सेस करना है तो AWS S3 CP, AWS S3 CP, ये LS नहीं आएगा, यहां पे आएगा AWS S3 CP। कॉपी इस फाइल को, यहां से इसका URL ले लो,
कॉपी S3 URI, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, AWS S3 CP, ये टू माय लोकल एंटर। अरे रे 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 रे, मुझे AWS के कमांड इतने सारे याद नहीं रहते, और आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल है। तो AWS S3 CP बकेट टू लोकल, तो आप ना इधर देख सकते हो, किसी ने तो गूगल पे डाला ही होगा। ये देखो, ये डाला है AWS S3 CP, ये बकेट, ये और ओके। तो AWS S3 CP, और यहाँ पे एक जरा एक कोई फोल्डर बना लो, CD डाउनलोड में चले जाओ और mkdir कर लो, S3 डेटा, S3 डेटा कर लिया। अब AWS S3 CP S3 डेटा के अंदर हाइफन हाइफन रिकर्सिव, हाइफन हाइफन रिकर्सिव मतलब वो पूरा बकेट स्कैन करता रहेगा, और जब तक उसको VPC नोट्स PDF नहीं मिले तब तक वो कॉपी करता रहेगा। अरे यार ये क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं इसको, इसमें ना पाथ देना पड़ता है, कुछ तो पाथ देना पड़ता है इसमें। सिर्फ ये डाल के देखते हैं। मैं पहले तो उस फोल्डर में आ जाता हूँ, CD S3 डेटा वाले फोल्डर में आ जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि S3 डेटा ना देख के मैं डायरेक्टली इसी जगह पे कॉपी करने का कोशिश करता हूँ। तो AWS S3 CP ये चीज, ये ठीक है, देखते हैं। विल कॉपी ऑल द फाइल्स, चलो देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे क्यों? लोकल डायरेक्टरी पाथ, ओके। ये आपका जो VPC नोट्स है ना, इसने पूरा गड़बड़ करके रखा हुआ है। अब ये हो गया। डाउनलोड हो गई VPC notes टू डॉट VPC notes डॉट PDF। तो बेसिकली इसने क्या किया, ये VPC नोट्स जो था ना, वो VPC नोट्स में कुछ तो स्पेस वेस था, इसलिए दिक्कत दे रही थी। तो VPC notes डॉट PDF आपके S3 डेटा में आ गया। अब आप इधर जाओ, और आपको क्या करना है, डाउनलोड में जाना है, S3 डेटा पे जाना है, VPC notes डॉट PDF मस्त पढ़ सकते हो। समझ में आ गया आप सबको कि कैसे आप S3 से डेटा डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड भी कर लोगे, बस CP को रिवर्स कर देना है। इसीलिए मैं बता रहा था। अब IAM खत्म हो चुका है, ठीक है, IAM आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम पे आ जाते हैं, ओके। अभी छोटे छोटे वाले सर्विसेज पे नहीं आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग काम करते हैं। आपका ऑथेंटिकेशन में IAM, VPC और KMS, ये आप तीन आपको एटलीस्ट पता हो गया क्या क्या है। KMS को इनडेप्थ तब करते हैं जब एक्चुअल में जरूरत होती है। तो KMS को बस इतना याद रखना कि की मैनेजमेंट सर्विस, आपको बस कीज यूज करनी है, और उस कीज को यूज करके आपको कोई भी चीज को एनक्रिप्ट या फिर डिक्रिप्ट करनी होती है बस। और की उधर स्टोर रहती है सिक्योर तरीके से। एक और चीज रहती है, जैसे KMS होता है वैसे ही सीक्रेट्स मैनेजर रहता है, जिसमें आप अपने पासवर्ड वासवर्ड स्टोर कर सकते हो, ओके। S3 देख लिया था, EBS देख लिया था। EBS बेसिकली क्या होता है, आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसको, यही था ना, हाँ। तो EBS क्या रहता है, EBS आपका इलास्टिक बीन स्टॉक नहीं रहता, पागल हो गया ये।
तो ईबीएस आपका वॉल्यूम्स रहता है। ओके, वॉल्यूम्स क्या रहता है बेसिकली, कल मैंने बताया तो था कि वॉल्यूम मतलब आपका डिस्क स्टोरेज। ओके, डिस्क स्टोरेज होता है। अभी डिस्क स्टोरेज मतलब बेसिकली आप ये वॉल्यूम ले सकते हो, इसको कहीं पे भी आप डिटैच कर सकते हो। अगर आपको ये आई थिंक चल नहीं रही है इसलिए इसको अटैच नहीं कर सकते। अब हाँ, इसको कहीं और ऑलरेडी इन यूज है। ओ, इसका मतलब है मेरा कोई इंस्टेंस रनिंग है। ये रनिंग है। तो मैं वर्डप्रेस सेटअप करने की कोशिश कर रहा था, देखते हैं आज कर पाते हैं नहीं। ठीक है, इट्स एन इजी थिंग। चलो, ये चीजें आई होप आप सबको समझ में आ रही होंगी कि ईबीएस क्या होता है। अभी समझ लेते हैं कि आरडीएस क्या होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इस चीज के आपके नोट्स भी रेडी होंगे। आई होप आप सबके पास आरडीएस के नोट्स रेडी है। अगर आप अपने कोर्स पे जाओगे और AWS डेटाबेस पे जाओगे तो आपको आरडीएस मिलेगा। आरडीएस क्या होता है? आरडीएस बेसिकली आपका रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज रहती है, जो बेसिकली आपको माई सीक्वल टाइप की चीजें आपको। देखो, अगर मैं इनडेप्थ किस चीज पे इनडेप्थ जाऊं, बताइए आप। इन विच पर्टिकुलर EC2 आई थिंक आई हैव कवर्ड इन डेप्थ, IAM आई हैव कवर्ड इन डेप्थ। कौन सी चीज में आप चाहते हो इन डेप्थ में जाऊं? ओके, सो आई एम जस्ट क्लोजिंग द चैट। AWS RDS क्या होता है? आपका रिलेशनल डेटाबेस सर्विस रहता है, जिसमें बेसिकली आपको क्या करना होता है, डेटाबेस माई सीक्वल जो होता है या फिर पोस्टग्रेस, उसको AWS मैनेज कर रहा है। तो रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज AWS मैनेज्ड सर्विस रहती है, AWS की तरफ से मैनेज किया रहता है। ओके, सिंपल सी बात है कि अगर आप इधर जाओगे RDS पे तो आपको लिखा आएगा मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। मैंने कल आपको क्या बताया था मैनेज क्या होता है? मैनेज सिंपल सा क्या होता है कि AWS ही पूरा देख रहा है। AWS देख रहा है कि वो माई सीक्वल अपडेट कब होगा, उसमें सिक्योरिटी पैच तो नहीं है, पासवर्ड भी AWS के पास ही रहेंगे, सॉरी पासवर्ड भी AWS के पास ही रहेंगे, हर एक चीज AWS मैनेज करेगा। चले जाते हैं। क्या बाबूराव को इस चीज का एक्सेस है? बट हम लोग बाबूराव से क्रिएट नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्टली ट्रेन विद शुभम के रूट अकाउंट से कर रहे हैं। तो यार मेरा डेटाबेस भी ऑन है। ओके, कोई बात नहीं। आपको एक RDS क्रिएट करना है, तो जस्ट गो एंड क्रिएट अ डेटाबेस। ओके, सिंपल क्रिएट अ डेटाबेस करो, और मैं दिखाता हूं कि आप इस डेटाबेस को एक्सेस कैसे कर सकते हो। ओके, जनरली मेरा जो काम था, आई रिमेंबर कि मुझे एक सर्विस को डेटाबेस कनेक्ट कराना था। तो फर्स्ट टाइम आई क्रिएटेड RDS। आपको यह क्या करना है, माई सीक्वल ले लो। ओके, कम्युनिटी एडिशन इसलिए लेते हैं क्योंकि फ्री रहता है, एनीवन कैन यूज। ओके, कम्युनिटी एडिशन ले सकते हो। एक और चीज रहती है, जब भी आप AWS में RDS यूज करते हो, आपको AWS पे कुछ ही लाइसेंस मिलते हैं। जो माई सीक्वल है ना, वो बिक चुका है। माई सीक्वल इज नो मोर ओपन सोर्स थिंग। माई सीक्वल का कम्युनिटी एडिशन इज ओपन सोर्स, आप फ्री में यूज कर सकते हो, बट उसका जो एंटरप्राइज एडिशन है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो AWS पे आप सिर्फ और सिर्फ 50 लाइसेंस ले सकते हो। आस्क्ड इन सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एग्जाम। AWS का सोल्यूशन आर्किटेक्ट लेवल का एग्जाम रहता है, थोड़ा सा तगड़ा रहता है। उसमें पूछा गया था कि कितने लाइसेंसेस आप यूज करते हो। इधर जाना, देर आर 2 लाइसेंसिंग ऑप्शंस। ब्रिंग योर ओन लाइसेंस, कि आप कहीं से लाइसेंस लेके आओ, या फिर आप कहीं से लाइसेंस लेके आओ, या फिर
आप AWS से लाइसेंस लो RDS के लिए, तो अप टू 40 डेटाबेस, सॉरी 50 नहीं 40 रहता है उसका आंसर, तो अप टू 40 डेटाबेस इंस्टेंसेस पर अकाउंट। तो मैं अपने अकाउंट से सिर्फ 40 लाइसेंसेस बना सकता हूं। 10 of this 40 can be Oracle और MS SQL सर्वर अंडर लाइसेंस इंक्लूड मॉडल। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे तो बेसिकली आपको RDS के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर योर एग्जाम्स, ओके, जो सर्टिफिकेशन एग्जाम रहते हैं। तो सेम नोट्स मैंने लास्ट टाइम बैच 1 को दिए थे और सेम नोट्स से उन्होंने सर्टिफिकेशन एग्जाम क्लियर कर ली है। सो आई ट्रस्ट दीज नोट्स। ओके, अब समझते हैं कि हम कब यूज करते हैं RDS। हम RDS तब यूज करते हैं जब बेसिकली हम लोग को एक प्रोडक्शन टाइप का डेटाबेस बनाना होता है। उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मल्टी एजेड इन RDS। जब आप एक RDS बनाते हो, इसका मतलब क्या है? RDS होता क्या है? रिलेशनल डेटाबेस सर्विस मैनेज्ड। मैनेज का क्या मतलब है? AWS ने एक EC2 सर्वर बनाया, उसके ऊपर MySQL इंस्टॉल किया, उस चीज को AWS मैनेज कर रही है। सिंपल, शुद्ध भाषा। अब ये जो EC2 इंस्टेंस है, क्या वो सिंगल अवेलेबिलिटी जोन में है या किसी और अवेलेबिलिटी जोन में है या किसी और रीजन में, कैसे है? तो जब आप मल्टी एजेड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हो तो आप एक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो। उसमें क्या होता है कि आपका जो एक EC2 इंस्टेंस रहता है, एक और EC2 इंस्टेंस वो किसी और AZ में हो सकता है, एक और EC2 इंस्टेंस किसी और AZ में रहता है। इन तीनों का, चारों का, पांचों का, 10 का एक क्लस्टर बनता है। उस चीज को बोलते हैं RDS क्लस्टर। जब भी आपको प्रोडक्शन वाला बिल्ड करना होता है तो मल्टी एजेड सिलेक्ट करते हो। इतना ही समझो। अब इधर आओ, मैंने क्या किया, RDS में गया, क्रिएट डेटाबेस कर रहा हूं, स्टैंडर्ड क्रिएट और इजी क्रिएट। इजी क्रिएट बहुत ही सिंपल रहता है, तो आप स्टैंडर्ड क्रिएट पे जाओ। थोड़ा ऑप्शन ज्यादा रहता है बट गो फॉर इट। अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो शो वर्जन दैट सपोर्ट मल्टी एजेड DB क्लस्टर। मल्टी एजेड DB क्लस्टर किस किस को समझ में आया? कि बहुत सारे EC2 इंस्टेंसेस है, उन सबको मैनेज कर रहा है AWS, और उन सबको एक MySQL का सर्वर बना दिया है, और उन पूरी चीज को एक क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना फ्री टियर ही यूज करूंगा क्योंकि मेरा बहुत तेज बिल आया था एक बार। तो प्रोडक्शन में देखो, यूज डिफॉल्ट फॉर हाई अवेलेबिलिटी एंड फास्ट। तो प्रोडक्शन आप यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली मल्टी एजेड सिलेक्ट हो जाता है, वो सारी चीजें हो जाती है। फ्री टियर करोगे ना तो एक ही बेचारा किसी सबनेट में वो आपका एक छोटा सा इंस्टेंस बना के देगा वो। बट इतना याद रखना कि आपने फ्री टियर यूज किया ना तो अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सब चला जाता है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपना डेटाबेस फ्री टियर यूज कर रहे हो, सिंपल सी बात है, वो AWS का इंस्टेंस इज रिस्की, वो क्रैश हो गया, आपका डेटा चला जाएगा। इसीलिए प्रोडक्शन के लिए मल्टी एजेड क्लस्टर बनता है। एक भी अवेलेबिलिटी जोन में दिक्कत आ गई तो आपका डेटा रेप्लिकेटेड रहता है दूसरे पे। समझ में आया आपको? अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हाउ विल यू डिजाइन अ सिस्टम फॉर अ 3-tier एप्लीकेशन, इफ इट्स अ प्रोडक्शन ग्रेड आई विल यूज मल्टी एजेड DB क्लस्टर। गॉट? अभी डेटाबेस का नाम डेटाबेस 1 ठीक है, डेटाबेस 1 या फिर बैच 2 डेटाबेस। ये डेटाबेस का नाम है, टेबल का नाम नहीं है, डेटाबेस का नाम। और वो भी डेटाबेस के इंस्टेंस का नाम है, जो EC2 इंस्टेंस या जो भी कंटेनर पीछे बन रहा होगा ना उसका नाम है। मास्टर यूजर नेम एडमिन। क्या आपको मास्टर के क्रेडेंशियल्स AWS सीक्रेट मैनेजर में सेव करने हैं या फिर एक मास्टर पासवर्ड बनाना है? सीक्रेट मैनेजर मैंने बताया था यहां पे, कहा बताया था? इधर सीक्रेट मैनेजर। सीक्रेट मैनेजर में आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं। ओके, TW फिजिक्स वाला नहीं, पासवर्ड स्टोर होता है। तो मैं मास्टर पासवर्ड डाल देता हूं, क्या डालू? बैच 2
अच्छा हाँ, test@123, test@123, ठीक है। अभी इंस्टेंस आप यही यूज कर सकते हो, T3 माइक्रो। ये भी देख लेना, T3 माइक्रो फ्री, अरे लो इनवैलिड पासवर्ड बोल दिया, test@123, test@123, ओके। स्टोरेज जनरल पर्पस 200 GB, भैया नहीं 20 GB ठीक है, 200 GB क्या करूंगा इतना पैसा, देख रहे हो? ऐसा करते हैं AWS, वो कुछ तो लिख देता, आप लॉन्च कर दोगे बिल आता है फिर। अगर आपको एक EC2 के साथ कनेक्ट कराना है तो आप ये कर सकते हो, कनेक्ट टू एन EC2, ये कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस। अरे यार जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस भी आप कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपका ये जो डेटाबेस है वो एक EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या चीज इन्वॉल्व रहती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सर्विस टू सर्विस कनेक्ट करने के लिए IAM कुछ देता है। क्या देता है बताओ, याद करो, सुबह सुबह की चीजें याद होनी चाहिए। सर्विस टू, क्या बात है, वेरी गुड। एक्सेस की वाली चीज नहीं रहती तो। अगर आप इधर जाओगे तो मैंने कहीं पे तो बताया था, कहीं पे तो बताया था यार मैंने, कहाँ बताया था, हाँ ये देखो, देखो इधर बताया था मैंने। अगर मेरा एक RDS है, एक डेटाबेस है और एक EC2 है, मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्ट कराना है तो मैं क्या दूंगा पता है, सर्विस रोल। अभी याद आया, सर्विस रोल। तो कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस, तो अपने आप सेटअप अ कनेक्शन टू एन EC2 कंप्यूट रिसोर्स फॉर दिस डेटाबेस। और यहाँ पे आप ये देखो, वर्डप्रेस सर्वर मैंने बनाया था ना, मैंने आपको बताया था कि एक सर्वर ऑलरेडी रनिंग है, तो मैंने एक सर्वर बना के रखा था। ओके, तो ये चीज, अब ये भी मैंने मेक श्योर किया था कि दोनों डिफॉल्ट VPC में है। ओके, और एक बार आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए तो फिर वो डिफॉल्ट VPC, आप VPC चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पब्लिक एक्सेस, नो, RDS doesn't assign a public IP address to database, only Amazon EC2 instances or other resources। लो भैया आप तो नहीं कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि RDS ने एक काइंड ऑफ वो बना के रखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस किया हुआ है ये चीज, तो मैं इसका बेसिकली कहा गया, अगर मैंने कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस किया हुआ है तो मैं उसको पब्लिक एक्सेस नहीं दे सकता। अगर मैंने कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस हटा दिया, डोंट कनेक्ट टू EC2 इंस्टेंस किया और IPv4 दिया, तो मैं इसको पब्लिकली एक्सेस करना कर देता हूं, ठीक है। आप लोग क्या चाहते हो कि मैं EC2 से एक्सेस करूं या पब्लिकली एक्सेस दे दूं? EC2 से, EC2 से, ओके ठीक है। तो कनेक्ट टू एन EC2 इंस्टेंस, और वर्डप्रेस सर्वर बना हुआ है मेरा, और कोई और एडिशनल VPC सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में लेट्स से आपका एक MySQL सर्वर है जो पोर्ट 3306 पे चलता है, तो बेसिकली वो चीज आपको देखनी पड़ेगी थोड़ा सा। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, हाँ मैं पासवर्ड एंड IAM दोनों ले लेता हूं। पासवर्ड एंड IAM में क्या होगा, आप यूजर नेम यूज करोगे मास्टर, पासवर्ड यूज करोगे test@123, अगर उससे नहीं चला तो वो सर्विस रोल से कनेक्ट करा देगा आपको, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। मॉनिटरिंग आप एनेबल कर सकते हो, जिससे कि आप देख सकते हो कि क्या क्या मेरा कितने राइट्स हुए, कितने रीड्स हुए, ये सब चीजें। एंड इसी के साथ आप एक क्रिएट डेटाबेस कर दो। अरे यार पासवर्ड ही नहीं बोल रहा है, क्यों? एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, कांट कंटेन @ ओले, test123, test123
4-5 भी ले लो क्योंकि वो 8 कैरेक्टर्स बोल रहा था। 4-5 क्रिएट डेटाबेस। अब सबसे बेकार चीज रिलेटेड टू आरडीएस, creating a database in RDS takes at least 20 minutes, क्योंकि वो एक EC2 इंस्टेंस लेगा, उसको कॉन्फ़िगर करेगा, उसमें MySQL इंस्टॉल करेगा, आपका यूजर क्रिएट करेगा, यूजर को एक्सेस देगा, उस इंस्टेंस को EC2 के साथ कनेक्ट करेगा। इस चीज में वो लेगा 20 मिनट। समय को बचाते हैं, डेटाबेस RDS पे फिर से आएंगे और 20 मिनट बाद बेसिकली फिर से आएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे। तब तक वी विल सी सम अदर सर्विस। इज इट फाइन? 20 मिनट बचाने से अच्छा। ओके तो आरडीएस पे फिर से आएंगे, स्टोरेज पे। EC2 हम लोगों ने कवर किया हुआ था, ECS पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर ECS? मुझे जरा चैट में बूम बाम कर दो यार। तब तक छुट्टी, अच्छा और कुछ? ओके बढ़िया बढ़िया, चलो ECS पे जाते हैं। ECS क्या होता है देख लेते हैं। आज आपको लग रहा होगा इतना तेज तेज क्यों पढ़ा रहा है, पर तेज भी हो आपको समझ में आना चाहिए। यहां तक का हर चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? वेरी गुड। 5 मिनट का ब्रेक नहीं दे सकता मैं, क्योंकि 10:30 पे ना ऐसे गायब होना है मुझको। ठीक है, ECS या फिर इलास्टिक कंटेनर सर्विस। इलास्टिक कंटेनर सर्विस, कंटेनर क्या होता है? व्हाट इज अ कंटेनर? ये चीज एक वर्चुअल कंटेनर रहता है, जैसे आपका डॉकर रहता है। ठीक है सर, ऑथेंटिकेशन MS से समझाओ, मैं समझाऊंगा डेफिनेटली। ECS खत्म होने दो। ओके सो आपका जैसे डॉकर कंटेनर रहता है जब उसके आगे इलास्टिक जुड़ जाता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि वो Amazon की तरफ से मैनेज सर्विस है। देखो अभी मैं जाता हूं इधर, ये चलता रहेगा, इसका सिलसिला क्रिएट होता रहेगा ये, और यहां पे मैं लिख देता हूं ECS, हाईली सिक्योर रिलायबल वे टू रन कंटेनर्स। इस पे चला जाता हूं मैं। ओके चला गया मैं। ये तो भाई रनिंग है। तो यहां पे कैसे रहता है, आपको इसका आर्किटेक्चर में समझा देता इसका आर्किटेक्चर समझा देता हूं मैं ECS का, इंपॉर्टेंट है तो देख लो ECS का आर्किटेक्चर। ECS क्या बोलता है, आपको कंटेनर सर्विस, तो क्या मैं डॉकर फाइल से जो डॉकर इमेज बनाता हूं उसका और इसका कोई लेना देना है? डॉकर फाइल से डॉकर इमेज जो बनाता हूं उसका और इसका कोई लेना देना है? नहीं है, क्योंकि कंटेनर है ना, कंटेनर इमेज से कंटेनर आता है, इमेज से कंटेनर आता है। तो आपका इमेज का और ECS का लेना देना है। गेटिंग द पॉइंट कि इलास्टिक कंटेनर सर्विस है ये, इलास्टिक इमेज सर्विस नहीं है, या इलास्टिक डॉकर फाइल सर्विस नहीं है, ये इलास्टिक कंटेनर सर्विस है। तो आपको पहले तो इस कंटेनर सर्विस को एक इमेज देनी पड़ेगी। वो इमेज कहां से लाओगे आप? एक डॉकर फाइल से लाओगे, डॉकर फाइल से लाओगे। तो मैंने जस्ट टू सेव टाइम एक प्रोजेक्ट बना के रखा हुआ है, जो बेसिकली आपका एक फ्लास्क ऐप है जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। ओके हेलो वर्ल्ड, या फिर वेलकम टू डेवऑप्स, ओके बैच 2, हे वेलकम टू डेवऑप्स बैच 2, इतना वो करता है। फ्लास्क किस किस को पता है क्या होता है? फ्लास्क बेसिकली एक पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क है जो आपको वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो कोड है उसको, कोड को समझने की जरूरत आपको लगे तो समझ सकते हो,
नहीं समझ में आता तो भी इट्स फाइन। तो मैंने फ्लास्क को इंपोर्ट किया है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। तो फ्लास्क इज अ फ्रेमवर्क जिसको यूज करके मैं एक एपीआई बनाता हूं। तो ये मेरी एपीआई है, दिस इज हाउ आई क्रिएट एन एपीआई। तो अगर यूजर स्लैश देगा, जैसे मेरा instagram.com/ अगर देगा तो ये चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज अ सिंपल एपीआई दैट आई हैव क्रिएटेड, ओके। और अगर मैं इसको इसको ऐसे थोड़ा कुछ और कर दूं, ये आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कोड आपको दे दूंगा, ओके। इसको आप हेल्थ कर दो और यहां पे आ जाएगा, आप लिख दोगे सर्वर इज अप एंड रनिंग, ठीक है। हेलो वर्ल्ड की जगह आप हेल्थ लिख दो। ये कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे बना रहा हूं, एक सिंपल ऐप बना रहा हूं आपके लिए। आपको कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। मैं एपीआई बना रहा हूं जिससे कोड, आपको कोई कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस एपीआई को मैं रन करूंगा run.py से, इसमें फ्रॉम ऐप इंपोर्ट ऐप। तो ये जो फ्रॉम ऐप है, इससे मैंने ये ऐप को इंपोर्ट कर लिया है। और app.run 0.0.0.0 से क्या होता है, आईपी एक्सपोज हो जाती है। और मैं पोर्ट नंबर 80 पे इसको रन करना चाहता हूं, पोर्ट नंबर 80 पे रन करना चाहता हूं। ये किस किस को समझ में आया कि मैंने एक छोटा सा ऐप बनाया है जिसमें 2 एपीआई है और उसको मैं रन कर रहा हूं। जिसको जिसको नहीं आया, डोंट वरी अबाउट इट। अब देखो इसकी पाइथन फाइल देखो, पाइथन 3.7। ये किसको समझ में आया कि मैं एक 3.7 पाइथन वर्जन यूज कर रहा हूं। रन एपीटी गेट अपडेट वाई, मतलब अपने सिस्टम को अपडेट करूंगा। कॉपी एवरीथिंग इन द कोड टू अ ऐप नाम का डायरेक्टरी, मेरी वर्क डायरेक्टरी ऐप रहेगी। रन पिप इंस्टॉल फ्लास्क, मैं फ्लास्क इंस्टॉल करूंगा। एंट्री पॉइंट पाइथन, एंट्री पॉइंट मतलब जब भी मेरा कंटेनर रन होगा वो ऐसा पाइथन लिख के चल जाएगा। और उसके बाद मैं कमांड डालूंगा run.py। इसको मैं यहां से हटा के ये भी कर सकता हूं। समझ में आया? डॉकर फाइल किस किस को समझ में आई? मैं वापस डॉकर नहीं क्रिएट करूंगा, इसलिए ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, मैं इस डॉकर फाइल को बिल्ड करूंगा। मैं इस डॉकर फाइल को बिल्ड करूंगा, कैसे पता है कैसे बिल्ड करूंगा मैं? मैंने आपको कुछ एक चीज बताई थी। एक देखो, एक तरीका बिल्ड करने का ये होता है, डॉकर बिल्ड .-t माई फ्लास्क ऐप, docker-t माई फ्लास्क ऐप, एंटर। और इससे मैं अपना फ्लास्क का ऐप बिल्ड कर सकता हूं। बट ये फ्लास्क का ऐप कौन से आर्किटेक्चर पे बिल्ड हुआ है मुझे बताना। ये फ्लास्क ऐप कौन से आर्किटेक्चर पे बिल्ड हुआ है? ARM पे बिल्ड हुआ है या x86 पे बिल्ड हुआ है? मेरा कंप्यूटर मैक M1 है, ARM पे हुआ है। इसका सिंपल मतलब है ये इमेज क्या मेरे EC2 इंस्टेंस पे चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चल सकती। इसलिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको मल्टी आर्किटेक्चर बिल्ड बनाना आना चाहिए। तो आपका ये आ गया। अगर आपको मल्टी आर्किटेक्चर बिल्ड बनाना है तो द कमांड इज डॉकर बिल्ड एक्स। मतलब आप बिल्ड तो कर ही रहे हो, साथ में आप क्या करो, बिल्ड एक्स कर रहे हो। और हाइफन प्लेटफॉर्म लिनक्स स्लैश, वो प्लेटफॉर्म का नाम डालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जरा गूगल कर लो कि डॉकर बिल्ड एक्स प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे x86 डाल दो। तो यहाँ पे देख लो कि उसका कमांड क्या है, बस उतना देख लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। ये देखो, AMD 64 is basically x64
ARM64 इज बेसिकली योर ARM प्रोसेसर। तो मुझे कौन सा उठाना है, AMD उठाना है, ARM उठाना है? बताओ गाँव वालों, कौन सा उठाना है, AMD उठाना है, ARM उठाना है? AMD उठाना है, ठीक है। तो मैंने इसकी कमांड कहीं तो लिखी होगी, तो मैं Ctrl+R हाइफन प्लेटफॉर्म, देखो ये बन गया AMD64 का एक प्लेटफॉर्म की कमांड, ये लिखी हुई है। तो बेसिकली डॉकर बिल्ड एक्स को यूज करके मैं बिल्ड करने वाला हूं प्लेटफॉर्म लिनक्स AMD64, और इसको मैं दे दूंगा माय फ्लास्क ऐप, नाम दे दूंगा, टैग दे दूंगा इसको लेटेस्ट, माय फ्लास्क ऐप टैग लेटेस्ट, एंटर। अब ये क्या बिल्ड कर रहा है पता है? कौन सा आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड कर रहा है? बताओ 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 फटाफट फटाफट। AMD के लिए बिल्ड कर रहा है, ऐसा बिल्ड कर रहा है कि AMD पे भी चलेगा और मेरे पे भी चलेगा, ठीक है। तो पहले मेरे पे चला के देख लेते हैं। कैन वी ऐड मोर देन वर्ल्ड आर्किटेक्चर? आंसर इज ऑन योर स्क्रीन। बिल्ड प्लेटफॉर्म लिनक्स आर्म V7, जो भी आप कर सकते हो। सो एज अ डॉकर एक्सपर्ट आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब मैं इसको रन कैसे करूंगा? मेरा कौन सा पोर्ट था? पोर्ट नंबर 80 था। तो डॉकर रन -d -p पोर्ट नंबर 80, ठीक है। पोर्ट नंबर 80 को मैं मैप करूंगा पोर्ट नंबर 80 से, और मैं क्या चलाऊंगा? माय फ्लास्क ऐप कोलन लेटेस्ट, करेक्ट? यस और नो? डन। वो बोल रहा है AMD64 आपके ARM64 से मैच नहीं करती है, बट स्टिल वो चलाया है, क्योंकि आपका ये है, क्या कहते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला है। तो आप इधर जाओ, लोकल होस्ट पे लिखो पोर्ट 80, अरे यार, लोकल होस्ट पे पोर्ट 80, एंड आप देख सकते हो हे वेलकम टू डेवऑप्स बैच 2। कैन एवरीवन कंफर्म कि आपकी डॉकर इमेज अच्छे से बन गई है? कैन एवरीवन कंफर्म कि डॉकर इमेज अच्छे से बन गई? ओके, डन। अभी थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं, क्योंकि अब ये जो डॉकर इमेज है ना, मैं कहां डालूंगा पता है? डॉकर हब पे नहीं डालूंगा, डॉकर हब पुराना हो गया। अच्छा, आप कह रहे हो /health करके देखो, /health सर्वर इज अप एंड रनिंग, ठीक है। कंफर्म कर रहा था कि हाँ हमारा ही कोड है। तो ये समझो कि ये जो डॉकर इमेज है ना, अगर आपको ECS पे चलानी है, तो आपको ये इमेज कहीं पे तो रखनी पड़ेगी, जिसका नाम है ECR, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो यहां पे फटाफट चले जाओ भैया, आपका ये बन गया, ठीक है। ECR पे चले जाओ, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, और एक रिपॉजिटरी बना दो, ठीक है। जैसे आप गिटहब पे रिपॉजिटरी बनाते हो, वैसे ECR पे भी आप एक रिपॉजिटरी बना दो। अभी के लिए पब्लिक एक्सेस दे दो, क्योंकि अगर मैंने प्राइवेट दे दिया तो IAM की चीजें लग जाएंगी। तो अगर आप चाहो तो प्राइवेट भी दे सकते हो, बट जस्ट टू सेव टाइम आई विल गिव अ पब्लिक एक्सेस। रिपॉजिटरी का नाम दे देते हैं माय फ्लास्क ऐप, बस माय फ्लास्क ऐप दे देता हूं। और अगर आपको कोई लोगो देना है तो डाल सकते हो, बट वो सारे काम नहीं करते। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किस किस में ये चीज चलाना चाहते हो? तो मैं लिनक्स में चलाना चाहता हूं, जो ARM64 और x86 सारे कंपैटिबल है। ये किस किस को समझ में आ रहा है कि मैं ECR में जहां से ECS इमेज उठाने वाला है, वहां पे एक रिपॉजिटरी तैयार कर रहा हूं, एम्प्टी रिपॉजिटरी है। उस रिपॉजिटरी में मैं क्या पुश करने वाला हूं? बताओ बताओ बताओ। उस रिपॉजिटरी में मैं क्या पुश करने वाला हूं? इमेज, करेक्ट। तो क्रिएट कर दी मैंने रिपॉजिटरी, जिसका नाम है माय फ्लास्क ऐप, करेक्ट। इसको सिलेक्ट करो और व्यू पुश कमांड्स ये ले लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि आपको डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। किस किस को याद है पुश करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है? किस किस को याद है पुश करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है? डॉकर हब में पुश करना है तो डॉकर हब में लॉगिन करना पड़ेगा। ईसीआर में पुश करना है तो ईसीआर में लॉगिन करना पड़ेगा। देखो ये कमांड है, रिट्रीव एन ऑथेंटिकेशन टोकन एंड ऑथेंटिकेट योर डॉकर क्लाइंट। तो ये कॉपी कर लो और आपके जहां पे भी कोड था ना उधर लेके आ जाओ इसको, और यहां पे आपको ये ईसीआर पब्लिक गेट लॉगिन पासवर्ड करके आप एंटर, ये लो। चलो बाबूराव को भैया एक्सेस नहीं है, किस चीज का एक्सेस नहीं है बाबूराव को? गेट ईसीआर पब्लिक का एक्सेस नहीं है। तो फटाफट चलते हैं, बाबूराव के साथ अन्याय नहीं करते हैं। क्या करूंगा मैं? बताओ 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 बताओ, मैं क्या करूंगा अगर बाबूराव को एक्सेस नहीं है? बाबूराव अपना आदमी है यार। तो मैं ग्रुप में जाऊंगा डेवऑप्स बैच 2 के, और इस बैच को मैं परमिशंस में जाके ऐड परमिशन करूंगा अटैच पॉलिसी करके, और यहां पे मैं ईसीआर सिलेक्ट कर लूंगा, और ईसीआर में सीक्रेट मैनेजर, ये AWS ऐप रनर पॉलिसी, यार ये अभी के लिए आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल। कौन सा वो क्या बताया था उसने? ईसीआर पब्लिक गेट ऑथराइजेशन टोकन, तो ये कुछ तो ये चाहिए इसको, ईसीआर पब्लिक गेट ये टोकन, कुछ तो इसको गेट ऑथराइजेशन टोकन वाली पॉलिसी चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैंने उसको परमिशन ऐड कर दी है। कौन सी परमिशन ऐड कर दी? RDS EC2 सीक्रेट S3 ECS EC2 ECR का भी दे दिया है और ऐप रनर भी दे दिया है। ठीक है, तो बाबूराव को भैया मैंने पॉलिसी दे दी है। लेट्स ट्राई नाउ, एंटर। क्या हो गया भैया बाबूराव को? कैन नॉट परफॉर्म एन इंटरैक्टिव लॉग इन फ्रॉम अ नॉन TTY। नहीं यार, इसको क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा ठीक है, जस्ट फॉर अ सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन, ये आप मत करना, जस्ट टू सेव टाइम एंड जस्ट टू गिव यू अ डेमो। मैं बहुत ही डेंजरस चीज करने वाला हूं, आप मत करना। आप टाइम लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं भी करूंगा। जस्ट टेक सम टाइम एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके, अभी के लिए मैं थोड़ी सी डेंजरस चीज करने वाला हूं। बेचारा मेरा बाबूराव। सॉरी, तो मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे रहा हूं, जिससे कि एटलीस्ट वो पुश तो कर पाए। ठीक है कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। मैंने क्या किया बेसिकली, अभी मैंने उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सी सर्विस के वजह से इसका लॉगिन रुक रहा था। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा था कौन सी सर्विस की वजह से इसका लॉगिन रुक रहा था, इसीलिए मैंने उसको सारे एक्सेस दे दिए। वो मैं हटा दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। ऐसा आप प्रोडक्शन में मत करना, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आग लगी पड़ी हुई है। ओके, सो ऐसा प्रोडक्शन में मत करना, आप इसको इन डेप्थ बैठना, 1-2 दिन लगा के आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हो गया, लॉगिन हो गया। डॉकर बिल्ड, आपका डॉकर इमेज बिल्ड हो चुका है नहीं हो चुका है? आपका डॉकर इमेज बिल्ड हुआ है? यस और नो, ये वाला स्टेप हो चुका है ना? यस। अब आप डॉकर इमेज को टैग करोगे, तो माई फ्लास्क ऐप लेटेस्ट को आप टैग करोगे इस चीज से, ये आपका आइडेंटिफायर है, इस चीज से आप टैग करोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपने इमेज को टैग कर रहे हो। इसका मतलब आप डॉकर के सेशन से भी देख सकते हो। माई फ्लास्क ऐप जो मेरा ऐप है, उसके लेटेस्ट को मैं टैग कर रहा हूं, ये मेरी रिपोजिटरी से एंटर टैग हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा,
टैग होने के बाद इसको बस मैं पुश कर दूंगा, तो डॉकर पुश पब्लिक ईसीआर माय फ्लास्क ऐप लेटेस्ट, पुश एंटर। अभी देखो वो पुश कर रहा है, कहां पे पुश कर रहा है बताओगे कोई? वेयर इज इट पुशिंग? इट इज पुशिंग टू ईसीआर, ईसीएस पे नहीं, ईसीआर पे इमेज जा रही है मेरी। गेट द कॉन्सेप्ट्स राइट, कि यहां से मैं इमेज बिल्ड करूंगा, बिल्ड करने के बाद मैं ईसीआर पे डालूंगा, और ईसीआर से कहां चलाऊंगा? ईसीएस में। गुड, ईसीआर रिपोजिटरी ईसीएस कंटेनर रन टाइम है। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब जो ईसीएस का कंटेनर रन टाइम है वो या तो आपका EC2 इंस्टेंस हो सकता है, या फिर मैंने एक और चीज बताई थी, EC2 इंस्टेंस मैंने क्या बताया था? इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रहता है। ओके, कैन वी से यूज ऑफ ईसीआर इज कंपल्सरी व्हेन वी यूज ईसीएस? नो, आप ईसीएस की इमेज कहीं और से भी ले सकते हो, नेक्सस करके रिपोजिटरी रहती है वहां से भी ले सकते हो, डॉकर हब से भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। आपको इमेज चाहिए, इमेज पहुंच गई ऊपर, इमेज पहुंच गई ऊपर। इसका सिंपल मतलब है, इफ आई क्लोज दिस, इफ आई क्लिक हियर, आपको एक वर्जन मिल जाएगी लेटेस्ट इमेज। ये 370 MB की इमेज बन गई है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू पुश अ डॉकर इमेज फ्रॉम योर लोकल टू ईसीआर? कल तक नहीं एडब्ल्यूएस समझ में आ रहा था, आज इमेजेस पुश कर रहे हो, ठीक है। अभी क्या करोगे, इस इमेज को आपको यूज करके क्या कराना पता है? ईसीएस चलाना है। तो ईसीएस चलाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक क्लस्टर चाहिए होता है। ओके, तो मैं माय फ्लास्क ऐप क्लस्टर बना लेता हूं। क्लस्टर में वो ऐप रन होगा, ये बेसिकली यू आर डूइंग अ डिप्लॉयमेंट। तो ये बहुत ध्यान रखना कि डिफॉल्ट वीपीसी है, सबनेट्स आप जो भी आपको चाहिए ले लो, ये इसका नेम स्पेस है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कौन सा चाहिए आपको, इसमें योर क्लस्टर इज ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड फॉर AWS Fargate विथ 2 कैपेसिटी प्रोवाइडर्स एड EC2 फॉर एक्सटर्नल यूज। तो इसने ऑटोमेटिकली फारगेट लगा दिया है। फारगेट क्या है? सर्वलेस। सर्वलेस का क्या मतलब है? आपको बताना नहीं पड़ेगा कि 2 GB रैम दो, 8 GB रैम दो, या 20 GB हार्ड डिस्क दो, आपको नहीं बताना पड़ेगा। वो अपने आप समझेगा इस पर्टिकुलर सर्विस की क्या रिक्वायरमेंट है। रैम वैम आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्केल करता रहेगा, उसके ऊपर है, आपको नहीं ध्यान देना है। अगर ये सिलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान देना है। किस किस को समझ में आया? AWS Fargate सिलेक्ट करोगे तो आपको ध्यान नहीं देना है, AWS मैनेज कर लेगा। EC2 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैनेज्ड, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। ओके, गुड, करेक्ट, जो जयदीप ने लिखा है दैट्स करेक्ट। मॉनिटरिंग आपको डालनी है तो आप मॉनिटरिंग डाल सकते हो। अगले वाले सेशन में मैं ग्राफाना भी बता दूंगा आपको। टैग्स आपको डालने तो टैग्स डाल सकते हो। क्रिएट, अब मैंने क्या किया क्या पता है? क्या मैंने कंटेनर बनाया है? क्या मैंने कंटेनर बनाया या मैंने क्लस्टर बनाया है? मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया है जिसके अंदर वो कंटेनर रन होने वाला है। मैंने एक इन्वायरमेंट बनाया जिसके अंदर वो कंटेनर रन होने वाला है। सिंपल। तो मेरा माय फ्लास्क ऐप क्लस्टर जिसमें कोई टास्क रन नहीं है, इसका सिंपल मतलब है मुझे उस कंटेनर के लिए टास्क बनाना पड़ेगा। व्हाट इज अ टास्क? मेरा एप्लीकेशन रन हो जाए, दिस इज अ टास्क। विच इज द कमांड विच यू यूज टू रन अ इमेज? बताओ फटाफट, इमेज से डॉकर रन। तो जो टास्क डेफिनेशन होता है, टास्क डेफिनेशन, दिस इज योर डॉकर रन कमांड जो आप यूआई से बनाते हो। तो न्यू टास्क डेफिनेशन बना लो, क्रिएट अ न्यू टास्क डेफिनेशन जिसका नाम मैं दे रहा हूं माय फ्लास्क ऐप रनर, ऐसे कुछ तो नाम दे देता हूं। कंटेनर 1 का नेम क्या है? माय फ्लास्क ऐप। कंटेनर 1 की इमेज कहां से उठा रहे हो आप?
चीजें कलेक्ट हो रही है, यहां पे मैं क्या डालूंगा, फटाफट बताओ, ECR। तो ये लूंगा मैं, क्लिक कर दूंगा, URI पे जाऊंगा और ये URI मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। अगर मैं यहां पे डॉकर हब की लिंक देता तो क्या ये चलता? हाँ, चल जाता, क्योंकि उसने इमेज URI बोला, इसने ये थोड़ा ना बोला कि ECR का UI दो। गेटिंग इट? पोर्ट मैपिंग देखो, -P लिखते हो ना, -P, तो वो ये है पोर्ट मैपिंग। कंटेनर नेम, ये नेम, कंटे आप समझ पा रहे हो? आप डॉकर रन की कमांड लिख रहे हो UI पे, समझ पा रहे हो? डॉकर रन -D //name my flask app -P 8080, ये इमेज और ये इमेज का टैग लेटेस्ट। किस किस को समझ में आया कि आपने यहां पे डॉकर रन कर रहे हो? ठीक है, हो गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल डालना है तो डाल दो, कुछ डालना है तो डाल दो, और आपके एक क्लस्टर में आप मल्टीपल कंटेनर्स चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे गया मैं, नेक्स्ट AWS फारगेट x86। अब यहां पे सिलेक्ट कर लो कि आपको कितना CPU कितना रैम चाहिए। तो मुझे 3 GB रैम चाहिए। कंटेनर साइज अगर आपको चाहिए तो कर लो, बट वो अपने आप देख लेता है। IAM रोल ले लो, बट मुझे चाहिए नहीं IAM रोल, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक सर्विस चला रहा हूं जिसको मुझे टेस्ट करना है। ये कर दिया। नेटवर्क ठीक है, स्टोरेज ठीक है, कंटेनर माउंट पॉइंट। कहीं अगर आपको वॉल्यूम वॉल्यूम डालनी हो तो उसको आपको पहले स्टोरेज देनी पड़ेगी, वॉल्यूम देनी पड़ेगी। ये कौन सा है? -माउंट -V। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि डॉकर रन की कमांड लिख रहा हूं मैं बड़ी सी? ओके, तो ये आपका लॉग्स होंगे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अब आपका ये है पोर्ट मैपिंग, ऐसा है, ये वो चीजें, एनवायरमेंट, स्टोरेज, मॉनिटरिंग, टास्क डेफिनेशन, क्रिएट। टास्क डेफिनेशन आपकी क्रिएट हो गई है, विच मींस आपका टास्क डेफिनेशन क्रिएट हुआ है, डॉकर रन की कमांड क्रिएट हुई है। इस कमांड को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, राइट? आपकी डॉकर रन की कमांड क्रिएट हुई है, इस कमांड को एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। कैसे करोगे? क्लस्टर में जाओगे, आपके क्लस्टर में, और यहां पे टास्क में जाओगे और एक नया टास्क क्रिएट करोगे। उस टास्क को क्रिएट करने के पहले आपको एक सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे आपको देना पड़ेगा कि आप क्या चीज रन करना चाहते हो। आप क्या चीज रन करना चाहते हो? आप माई फ्लास्क ऐप रनर रन करना चाहते हो, ठीक है, लेटेस्ट वाला। और मुझे एक छोटा सा डाउट है कि मैंने इसका पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप क्या यूज किया था। ठीक है, देखते हैं इसको। सबनेट, हाँ ये देखो सिक्योरिटी ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएट अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप करो, सिक्योरिटी ग्रुप का नेम डाल दो ECSSG, ECS का सिक्योरिटी ग्रुप फॉर ECS ऐसे डाल दो। ऐड रूल करो कि मैं HTTP पोर्ट 80 को एनीवेयर से एक्सेस दे रहा हूं। ये अगर आप भूल गए, इसका मतलब क्या होगा पता है? ये मत भूलना। किस किस को पता है इसका मतलब क्या है? कि मेरा ऐप बाहर से एक्सेस हो पाएगा क्या, मेरा क्लस्टर बाहर से एक्सेस हो पाएगा क्या? ठीक है, तो हो पाएगा। पोर्ट नंबर 80 मैंने ओपन कर दिया, एनीवेयर के लिए हो पाएगा। हाँ हो जाएगा होपफुली। ओके, तो ऑटो स्केलिंग रहने दो और क्रिएट। ठीक है, क्रिएट, कुछ तो इशू आ रहा है क्या? सर्विस नेम, अरे यार, माई फ्लास्क ऐप सर्विस। ओके, क्रिएट कर दिया। माई फ्लास्क ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोसेस। मैंने आपको UI से इसलिए समझाया कि थोड़े दिनों के UI प्रैक्टिस के बाद आप CLI से करने लग जाओगे। गेटिंग इट?
सबको समझ में आ रहा है या सब बाउंसर गया? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है यार, देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस कैन बी अ बाउंसर, बट अगर आपको डॉकर आता है, इट कांट बी, इट कांट बी अ बाउंसर। आपने क्या किया पता है? आपने बस एक डॉकर रन की कमांड चलाई है यूआई में, क्लिक 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 करके बस, और चीजें पढ़ी है कि भैया अच्छा मुझे ये वाला पोर्ट ओपन करना है तो ये कर दिया, मुझे ये वाला पोर्ट मैप करना है तो मैंने मैप कर दिया। ठीक है, और हाँ सिंपल सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा, दैट इज करेक्ट। चलो भैया, आपका भैया डॉकर टास्क तो रनिंग है, आपका डॉकर टास्क इज रनिंग ब्रो। पब्लिक आईपी इस पे आपका टास्क रनिंग है। अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मेरा, क्या बात है, ईसीएस पे डिप्लॉयमेंट कर दिया है भाई आप लोगों ने। और अगर मैं ये चीज स्लैश हेल्थ लिख दूंगा तो मेरा सर्वर इज अप एंड रनिंग, आप लोग चेक कर सकते हो। मैंने कहीं पे भी EC2 यूज नहीं किया, मैंने कहीं पे भी SSH यूज नहीं किया, और ये ना एक स्केलेबल सर्विस है। फारगेट पे आपने एक डिप्लॉयमेंट की है। फारगेट ऐसी चीज है जो इंडिया के स्टार्टअप्स तो यूज भी नहीं करते होंगे। इंडियन स्टार्टअप्स आर स्टिल यूजिंग AWS। फारगेट मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि क्योंकि इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी वेरी न्यू। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड कि आपने एक इमेज को जो लोकल में थी, आपने इसको, प्लीज रिपीट, अभी 10:30 बज गया, नहीं कर सकता मैं रिपीट, तो समझो मेरी भावनाओं को। अभी आप देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग। आपका RDS बैच 2 का डेटाबेस बन चुका है, बैच 2 का डेटाबेस बन चुका है। और ये बैच 2 का डेटाबेस किससे कनेक्टेड है पता है? आपके EC2 इंस्टेंस से कनेक्टेड है। तो अगर आप जाओगे EC2 पे, ओके, आप अगर EC2 पे जाओगे, इंस्टेंसेस रनिंग है, वर्डप्रेस सर्वर, और अगर आप इसको कनेक्ट करोगे, अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको माई सीक्वल इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब आपको माई सीक्वल का क्लाइंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो sudo apt इंस्टॉल माई सीक्वल क्लाइंट कोर, ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, sudo, ये मैं क्या कर रहा हूं, आपका EC2 और आपका डेटाबेस कनेक्ट करा रहा हूं। sudo apt get इंस्टॉल, नहीं, अपडेट कर रहा हूं। मैं अभी क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट माई कनेक्ट माई RDS एंड माई EC2 इंस्टेंस। ओके, डन। ओके, अभी देखो वो माई सीक्वल क्लाइंट इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, एक छोटा सा, अरे ये तो वर्डप्रेस का सर्वर है, फिर मैंने नाम डाला है वर्डप्रेस सर्वर, अब कल को मैं इसका नाम इंस्टाग्राम सर्वर डाल दूंगा, इंस्टाग्राम थोड़ा ना हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, मैंने एक RDS का सर्वर बनाया और EC2 का इंस्टेंस बनाया, मुझे इन दोनों को कनेक्ट कराना है। सर्वर एक क्लाइंट से कनेक्ट करता है, तो क्लाइंट में मैं सर्वर को रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया प्लीज कनेक्ट टू मी। अगर इन दोनों के बीच में लिंक है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो EC2 भले ही है सर्वर, भले ही EC2 सर्वर है, बट मैंने इसमें क्या इंस्टॉल किया है, मैंने इसमें MySQL क्लाइंट इंस्टॉल किया है। इस क्लाइंट से मैं MySQL सर्वर को कनेक्ट करने वाला हूं। ठीक है, अभी मैं करूंगा MySQL कांट कनेक्ट थ्रू ये MySQL -u
master -p, enter the password test @ नहीं, test 1 2 3 4 5 can't connect to local MySQL server। इसका क्या मतलब है, ये EC2 इंस्टेंस उसके लोकल पे जो MySQL सर्वर है उसको कनेक्ट नहीं कर पाया, बट RDS पे जो MySQL सर्वर है उसको कनेक्ट कर लेगा। तो यू गो टू RDS, गो टू batch2 का डेटाबेस, और कनेक्टिविटी में जाके इसका ना एक एंड पॉइंट ले लो। तो एंड पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट इज बेसिकली अ लोकेशन जिसको आपको मेंशन करना पड़ेगा टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो batch2 का ये एंड पॉइंट है और ये पोर्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर MySQL -h होस्ट, ये -p पोर्ट 3306 -u यूजर नेम मास्टर -p पासवर्ड। ये समझो MySQL का क्लाइंट एक सर्वर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो पोर्ट 3306 पे एक MySQL का सर्वर चला रहा है। एंटर द पासवर्ड टेस्ट 1 2 3 4 5 एंटर। ए भगवान क्या हो गया, ओके वेरी स्ट्रेंज। MySQL कनेक्ट टू होस्ट, तो एक वो रहता है CLI, मैंने शायद कमांड कुछ तो गलत डाली होगी। MySQL यूजर नेम पासवर्ड H और कैपिटल P, ठीक है ओके। तो बेसिकली क्या था, MySQL यूजर नेम मास्टर, ओके यूजर नेम मास्टर -p पासवर्ड। एक बार देख लो कि कमांड क्या है, टू डायरेक्टली लॉग इन रिमोट, ये पासवर्ड ओके और -h आपका URL और -p पोर्ट। कैपिटल P 3306 एंटर। क्या हो रहा है, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजिंग पासवर्ड एस, ठीक है वी विल डीबग इट। होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन, क्यों हो सकता है इसमें, ठीक है देखते हैं। लेट्स सी, सिक्योरिटी ग्रुप RDS ये है। ओ EC2 का सिक्योरिटी ग्रुप एक बार चेक करते हैं कि ये वर्डप्रेस है, इसका सिक्योरिटी ग्रुप देखते हैं। सिक्योरिटी, यार इसमें सिक्योरिटी ग्रुप तो EC2 RDS लगा हुआ है। लेट्स सी, यूजर नेम एडमिन ही तो है, तो मैं क्या यूजर नेम डाल रहा हूँ। अरे यार भगवान, अरे सब लोगों ने चैट में डाला हुआ था, सॉरी। अच्छा 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 अच्छा, डेटाबेस आइडेंटिफायर किसी को याद है, मैंने डेटाबेस बनाया नहीं था। वो थैंक यू, आप लोगों ने चैट में मुझे करेक्ट कर दिया कि यूजर नेम एडमिन था, और इससे आप अपने MySQL में कनेक्ट कर चुके हो। तो शो डेटाबेसेस करके आप डेटाबेस देख सकते हो, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट DB से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, यूज टेस्ट DB से आप
डेटाबेस चेंज कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक यहां तक का आपको सब समझ में आएगा। आई कैन इमेजिन थोड़ा सा तेज हो गया, बट आप खुद ही सोचो यार, 8:30 से 10:40 में आपने कितनी AWS की सर्विसेज कर ली पता है। डेटाबेस चेंज, अरे अब माई SQL अलग से सीखना। डेटाबेस चेंज मतलब मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने लॉग इन कर लिया बेसिकली। ओके, माई SQL अभी अलग से सीखना। आप समझ लो 8:30 से लेकर 10:30 तक आपने कितनी सर्विसेज सीख ली। कितनी, हाउ मेनी, इतनी। तो टेक इट एज अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि आज आपने देखा है मैं बेचारा सुबह से इधर बैठा हूं, विच मीन्स आई कुड नॉट log in on my LinkedIn and post something. So please post something beautiful so that I can repost it. और आज मैं मैक्सिमम रीपोस्ट करने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, और मम्मी मुझे तोड़ने वाली क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। क्या बात है। ओके, आई होप आप सबको AWS के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। लैम्डा और EKS बाद में पढ़ाओगे क्या? एग्जैक्टली लैम्डा और EKS दोनों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी एकदम बढ़िया तरीके से। संदीप पूछ रहे CI/CD पाइपलाइंस कराएंगे क्या? संदीप आपके लिए एक ही आंसर है, सब्सक्राइब टू ट्रेन विद शुभम चैनल, जहां पे CI/CD पाइपलाइंस पे एक सीरीज चल रही है। SNS SQS भाई 200 सर्विसेज है, कैसे एक और लाइव क्लास नहीं होगा? नेक्स्ट वुड बी योर दिस थिंग, क्या कहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी। वन मोर क्लास हो ही नहीं सकता, वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 16 क्लासेस ओनली। सो रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएंगे इन केस एनीथिंग इज मिस्ड। बट आई होप यहां तक आपको सब चीजें समझ में आई हो। एंड AWS का जो आपका डर था या कंफ्यूजन थी, आई होप वो क्लियर हो चुकी हो। आपने इतनी सारी सर्विसेज आज देखी, आपको क्या लगता है आप कर लोगे आगे जाके AWS? आज का सोचो ना, ECS और ECR दोनों नया था आपके लिए, बट जस्ट कमांड्स यूज कर करके इवन AWS CLI वाज न्यू फॉर यू। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो। थोड़ा फास्ट था नो डाउट। रिकॉर्डिंग को आप 3 बार देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कुछ चीज ना समझ में आए, कि एवरीथिंग वाज अप एंड रनिंग टुडे। AWS से EC2 से RDS कनेक्ट हुआ, ECS पे आपने एक इमेज डिप्लॉय किया, फारगेट सीखा, विच इज लाइक अ डिफरेंट कोर्स ऑल टुगेदर। फिर आपने क्या सीखा? IAM सीखा, AWS भाई बहुत चीजें सीखी। मन लगा के 3 दिन पढ़ाई करो, वेडनेसडे को रखूंगा डाउट क्लियरिंग सेशन एंड सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ओके, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। आई विल सी यू ऑल, हैप्पी संडे, बाय बाय। एंडिंग द मीटिंग इन 3, 2, 1।